सूत्राणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अब देखिए, ये आप लोगों की स्थिति है। मैंने बोला कि मैं देखूं जरा आज, तो मैं आज शीट खोल के बैठा हूं। तो भाई जो भी लोग काम नहीं कर रहे हैं वो कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे क्या लिखा है? और बड़ा करूं? स्वयं देख लीजिए, मैं किसी को नहीं टोकूंगा। कि आपसे आज तक 10 प्रविष्टियां मुझे अपेक्षित थी, किसने कितनी की हैं स्वयं देख लें। सबके नाम के सामने लिखा है। कितना डिफरेंस है? ये आपकी जो पूर्णता है ये है, आपको बता रही है कि आपने कितना काम किया है। तो 0% वाले कौन कौन है? देखो, टीसीना है 0। 20% वाले आलेख जी। आलेख जी, आपकी अभी तक 10 आ जानी चाहिए थी, आपकी 8 बची हैं। आपने 2 ही चीजें डाली हैं अभी तक। और इस वाली चीज में जिसका 100% नहीं होगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कौशल 80%। चलो 80 वाले फिर भी ठीक है। दिव्य 60% हो गई तुम। 100 वाली कौन है? नैशवी जी ठीक है। इनका तो शायद मैंने कल भी देखा था, इनका 133% आ रहा था। इन्होंने ज्यादा ही अच्छा किया था। वेरोनिका, वेरोनिका आपने अभी तक अपना ये नहीं भरा है। ये हमें जरूरी होता है क्योंकि इस फॉर्म के बेसिस पे हम आपके सारे कोर्सेज को जो है वो जी क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। हर ग्रुप के अंदर जो रिक्वायरमेंट हमें समझ में आती है कि इस ग्रुप के लोगों को इस तरह से समझाना है, हर बैच में हम यही करते हैं। तो आप इस फॉर्म को आज ही भर दीजिएगा, जिससे मुझे कल सवेरे समस्या ना हो। एक आप ही बची है, बाकी सबने भर दिया है। मैंने बोला भी था आपको बताने के लिए, शायद बताया गया होगा। हाँ दिव्य बोलो। मैं पूछना चाह रहा था कि 60% कैसे है? आपने कितनी डाली हैं अभी तक? आपके कितने चार स्कंद आए हैं बताइए? 4 दिन तक 4 आए हैं। हाँ, तो आज तक कितने आ जाने थे? 5। आज तक आपके आ जाने थे 10। ओके, समझ गया। ठीक है, 2 कम है ओके। हाँ, आपके 2 कम हैं। आज 5वां दिन है ना? हाँ, हाँ, तो तो ये 5वां दिन है। 8 होना चाहिए ना, ये 6 कैसे लिखा हुआ है? क्या 8 लिखा होना चाहिए? ये लिखा तो है। कहाँ गया दिव्य? मैं नीचे। आपके 6 आए हुए हैं। सॉरी, 8 नहीं, 10 हो जानी चाहिए थी। 10 ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, मुझे कल हाँ, वाला याद था। तो 10 में से आपने 6 लेकिन ये डाले। 8 होना चाहिए। 8 डालें। 8? 8 डाले हैं हाँ तुमने? हाँ। अच्छा, नहीं, मेरा फॉर्मूला तो गलत काम नहीं करता है। अभी दिख जाए। आज डेटा 5th डे है डजंट ना? लाई। हाँ। आज है ना 5वां दिन? हाँ, तो 5वां दिन मैंने आपको क्या बोला है कि आप आने से पहले ही अपने आगमन प्रस्थान दोनों का 2 मान के डाल दिया करिए, ये बोल रखा है। पहले दिन बोला था। तो आज आज का बस 5वां मैंने दिन नहीं है। किया। आज मुझे आपसे 10 अपेक्षित हैं सब लोगों से। अब आप लोग नहीं डालते हैं। जिसका भी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट हम डलवा देंगे ग्रुप के अंदर। अपने आप देख लेना, जो कमी है उसको सब लोग पूरा कर लेना। कल से ये 100% होना चाहिए। मुझे सब जगह इस पे हरा रंग चाहिए, इन दोनों कॉलम्स में। ठीक है? ओके। और अटेंडेंस देख लो भैया, जिसकी कम है 75% से कम होगी अगर, तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। ये 25% वाला कौन है भाई? अच्छा, ये सलोनी है। इनका चलो इशू है कुछ। चलो बाकी तो ठीक है। ठीक है जी, चलते हैं हम। अभ्यास हम थोड़ा आरंभ में करेंगे, थोड़ा अंत में करेंगे। आप दोनों प्रकार के लोगों की बात रह जाएगी, है ना? हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम्म, ये हो गया था कार्य कार्य। आलेख जी का। ठीक है, पढ़िए आलेख जी। आप हैं? आलेख जी हैं? हाँ हैं। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही। आप एक बार बाहर जाके वापस आए प्लीज। हंसी, आप पढ़िए। आप हैं? जी सर। जी, पढ़ें, अपना पढ़ें। दिख नहीं रहा होगा ना, रुको बड़ा।
सिद्धांत सिंधु संगय सुजुक्ति सुतीर्ण संग हे ऊणम मुत्ता हल मालम पिव रएमि भव भावनम विमलम। बहुत बढ़िया। अगला पढ़िए। और रूप कणयाई वत्थुम जह दीसई इंदयाल विजाए खण दिठ नट रूवम तह जानसु विहव मायम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। केवल एक जगह गड़बड़ की, जानसु है ना, तो उसको जानसु मत बोलिए। चाहे गाना भी हो तो भी प्रयास पूर्वक ना बोलिए। जैसा लिखा है, ह्रस्व लिखा है तो ह्रस्व बोलने का प्रयास कीजिए, है ना। वापस पढ़ लीजिए आप, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। दूसरी लाइन वापस पढ़िए, दूसरे की। खण दिठ नठ रूवम तह जानसु विहव मायम। अच्छा है। दिव्य आ जाइए। ये कल पढ़ चुका था वही। अच्छा, ये पढ़ चुके हो, ओके, रहने दो। स्वप्निल भी कल ये पढ़ चुके थे ना, ये भी हो चुका है। जयेंद्र नहीं है आज, ये पढ़ दो दिव्य, पहला वाला जयेंद्र का। चला गया। सॉरी। कमला कुछ चूचुक, कमला कुछ चूचुक। नहीं, च में आकार है ना, कि च पे हल लगाए। चू, ओके। कमला कुछ, कमला कुछ, कमला कुछ नहीं, कमला कुछ। कमला कुछ। पढ़ो। कमला पढ़ो। नहीं, फिर गलत। कमला कुछ, च, कमला च नहीं। कमला कुछ चू चुक कुंकुमतो, ऐसे पढ़ो। कमला कुछ चूचक पंख मतो नेता रुणिता तुल नील तनो कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते। बहुत सुंदर। ये किसका है? ये वेंकटेश्वर सुप्रभातम का है। चलिए अगला पढ़िए। ये भी वैसे ही है? नहीं, पढ़ो अपने हिसाब से पढ़ो। हाँ, वैसा ही है। सचतुर्मुख, सचतुर्मुख क्षणमुख पंचमुख प्रमुखाखिल देवत मौलिमणे। देवत नहीं, दैवत। सचतुर्मुख क्षणमुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सार निधे परिपालय माम वृष शैलपते। शैलपते, बहुत सुंदर। पौलोमी। नमस्ते सर। नमस्ते, पढ़े। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं बहुत बढ़िया। बढ़िया। चंडा प्रचंडा च चंडोग्रा चंडनायिका चंडा चंडवती चैव चंडरूपाति चंडिका आभिशक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तये जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम्। बहुत सुंदर। पहले वाले के अंदर जो आपने च को चंडोग्रा के साथ पढ़ा ना, उस च को आप प्रचंडा के साथ कर दीजिए बस, तब आपका यति फॉलो हो जाएगा। उग्र चंडा प्रचंडा च चंडोग्रा चंडनायिका। कार्तिकेय, बहुत बढ़िया। पढ़िए भाई। नमस्ते सर। जी नमस्ते, पढ़िए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बहुत बढ़िया उच्चारण किया है और बहुत ही अच्छा है। अरे वाह, पूरा ही डाल दिया है क्या? मैंने आज का और कल का दोनों का डाल दिया। हाँ, नहीं उसमें डेट तो आज ही की आई होगी ना, लेकिन मेरे पास। हाँ तो ये देखिए ना, आप 29 तारीख को डाला ना। चलो ठीक है, पढ़ दो, डाल दिया है पूरा। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद। रुको बेटा, गौरी नहीं बोलना है, गौरी बोलना है। सॉरी सॉरी सॉरी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय वृषध्वजाय बोलो, वृषध्वजाय। वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भव गौतमार्य गौतमार्य। शुरुआत से करता हूँ। वशिष्ठ कुंभो भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय वैश्वानरलोचनाय। वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ये भी पढ़ दूंगा, ये लास्ट वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए रखा है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय होगा ना? तो आपने हटा दिया ना सर? अरे वो हिल गया, रुको। तो रोज पढ़ते हैं आप, ऐसा लग रहा है इसको? नहीं, मैंने कल प्रैक्टिस करी। कल प्रैक्टिस करी? अच्छा अच्छा, तो जब पूरा लिख रहे थे तो इसकी फलश्रुति वाला क्यों छोड़ दिया? उसको भी लिख देते, पंचाक्षरमिदं पुण्यम। क्योंकि मैं जिस समय पे पढ़ रहा हूँ उस समय पे वो पूरा पाठ ही हो जाता है, वो पाठ नहीं करना था। ठीक है, सौरभ जी आइए। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं? बस बढ़िया। पढ़ें पढ़ें। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। बढ़िया। दूसरा है लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। बहुत अच्छा। आप थोड़ा स्पीड में पढ़ने का प्रयास कीजिए, दोनों को वापस से पढ़िए, गति भी आनी चाहिए धीरे धीरे। अपरेतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। बहुत बढ़िया। संध्या मैम हैं क्या? दिशा जी? जी सर। पढ़िए। मन मंदिर में राम है, भाव भरे हर श्वास, नाम जपो मन एकाग्र, कट जाए संताप। ये कहाँ से लिया है आपने? सर गूगल सर। चलो, गलत सर लिखा है। भक्ति रस का था और रोला चंद था, वो देखा था मैंने। ये रोला है? सर वहां पे तो ऐसे ही लिखाया था, मुझे तो सर पहचान नहीं, तो चलिए दोनों ही रोला चंद।
दोनों ही रोला छंद में आए थे, एक भक्ति का और एक प्रकृति वर्णन आया था। चलिए पढ़िए। वन बागन में फूल खिले, गूंजे कोयल राग, हरियाली मुस्काए रही, धरती रचती भाग। चलिए, जो लिखा है वो आपने अच्छा पढ़ा है, पर जहाँ पे भी ये छंद लिखा है गलत लिखा है, मीटर की सर प्रॉब्लम है। कहाँ से उठाया करूं फिर, मतलब आपने पहले भी एक बार बताया था ना कि छंद आप का। लोगों से देखिए, मुझे अपेक्षा है कि आरंभ में आप लोग संस्कृत से उठाएंगे, क्योंकि अगर आप लोक भाषा का उठा लेंगे ना तो आपको उच्चारण का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मात्रा पतन बहुत होता है, ह्रस्व बहुत बोल देते हैं, जो ए और ओ है उनको बहुत जी ह्रस्व बोल देते हैं कई बार, जी और कई बार आ है उसको भी ई है उसको भी ऐसे कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं लोक भाषाओं में। तो इसलिए आरंभ में यदि संस्कृत का संस्कार एक बार पड़ जाता है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक आप जान जाएं तो बाकी सब आप हवा में उड़ा सकते हैं, वैसे यदि संस्कृत का उच्चारण एक बार आपका सध जाएगा तो बाकी सब आपका बड़े आराम से निपट जाएगा। समझ रही हैं? तो आरंभ में जी आप सर। कोशिश करें, ठीक है आप लोग कोई भी और डालेंगे तो चलेगा। अब हंसी जो डालती हैं वो प्राकृत का डालती हैं, तो जी चूंकि वो संस्कृत के अति निकट है, और यदि आप शुद्ध हिंदी वाले जो होते हैं ना, जो संस्कृत निष्ठ हो गए, जैसे दिनकर हो गए, या जी सर। मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, इन लोगों का जो लिखा है या तो फिर वो डालिए, तो उससे भी ठीक क्या है। होगा कि आपका उच्चारण जो है वो उसमें दुष्टता नहीं आएगी। समझ रही हैं? पर इस तरह जी वाले जो सर। है ना, और ये भक्ति वालों से तो थोड़ा बाहर आ जाओ एक बार के लिए, क्योंकि इसमें बहुत जी ज्यादा आपको भक्ति और रीतिकालीन कविता से एक बार बाहर आकर के फिर लिखिए, क्योंकि जब हम प्राकृत छंदों में जाएंगे तब हमारे पास ये अपने आप आएंगी चीजें, और फिर जी आप सर। अपने आप लिखेंगे भी उस प्रकार का आगे, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर साधना जिसे है हमें, जिसके साधने से बाकी सब सधेगा, वो संस्कृत का उच्चारण है ना। जी सर, मैं कल से सर संस्कृत का ही डालूंगा। हाँ, प्रयास करें। जी सर। और संस्कृत भी डालना है तो देखो, बहुत सारे आप लोग ना इधर उधर से उठा के डाल देते हो। संस्कृत से डालना है तो एक ही जगह पे जाओ, sanskrit.documents.org, वहां से उठा के डालो। वहां कम से कम जी शुद्धता की गारंटी तो है। बाकी जगह भगवान जाने क्या क्या लिख देते हैं। अभी कल परसों तक जितना आ रहा था सब अशुद्ध बहुत आया है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान अच्छा। रखें। sanskrit.documents.org पे जाएं, वहीं से उठा के डालें जो लोग भी डाल रहे हैं। और जी जब सर। आपको टाइपिंग जिसको आती हो वो कृपया प्रमाद ना करें और स्वयं टाइप करके डालें, उससे भी संस्कार आता है। हाँ हंसी बोलिए। सर जो मैं डालती हूँ वो एक्चुअली मेरा पीएचडी प्राकृत में एक टेक्स्ट के ऊपर चल रहा है, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस मैं कर रही हूँ विद ट्रांसलेशन। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मुझे एटलीस्ट उस टेक्स्ट की गाथाएं गानी आनी चाहिए। तो प्रवेश के लिए अगर संस्कृत ज्यादा जरूरी है तो फिर मेरे को क्या उसका ही डालना नहीं चाहिए? नहीं, आपके साथ में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृत जो है वो भी जैसा लिखा है उसके उच्चारण को छोड़ती नहीं है। आप अगर आर्या कर रही हैं तो आपको मीटर फॉलो करना पड़ेगा। अब ये लोक भाषाओं में जो गड़बड़ आती है वो जब हम लोक भाषा के छंद पढ़ने लगेंगे ना, उसमें लिखे हुए आपको अपने आप समझ में आएगी। इसीलिए मैंने आपको एग्जेम्प्ट करते हुए ये बात कही कि आपके कारण से कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन बाकी लोग जो हिंदी वाला डाल दे रहे हैं वो या तो फिर एकदम खड़ी हिंदी डालें और संस्कृत निष्ठ हिंदी डालें, तब तो वो ठीक। अब इनका जो है वो है तो खड़ी हिंदी, पर जहां से डाला है, अब ये ज्यादा गूगल पे मत जाया करो ना। आप लोग क्यों जाते हो गूगल से? लेके लोग नाम रख देते हैं बाल बच्चों के। गूगल से ज्यादा देखना चीज भ्रष्ट कर देता है। अपने आपके पास घर में कोई किताब नहीं होगी क्या? ये मैं नहीं मान सकता कि आप लोग इन चीजों में रुचि रखते हैं और आपके पास कोई ढंग की पुस्तक ही नहीं होगी। नहीं है तो थोड़ा खर्चा करो, 100-200 रुपए में एक पुस्तक खरीद लो, उसमें से पढ़ो और फिर पढ़ के टाइप करके डाल दो, है ना। चलो नए छवि आइए। जी। दिव्या दिव्या सुदिव्या सकल शुभकरी देह दीप्ति सुदिव्या रम्या रम्या सुरम्या तव मुख कमले राजते श्री सुरम्या भव्या भव्या सुभव्या विलसति परमा तेत्र कीर्तिः सुभव्या धन्या धन्याद्य दृष्टिर्नयन विषयतां प्राप्य वो मैं सुधन्या। 0-0 जी, बहुत ही अच्छा पढ़ा। आपको श्रद्धरा से विशेष प्रेम है क्या? वो कल भी मुझे डाला था ना आपने, श्रद्धरा डाला था। एक और किसी ने भी डाला था, शायद मोनार्क ने किसी दिन डाला था याद। चलें अगला पढ़ें। त्वद्दास दास दासानां दासानां दासकिङ्करः एवं विलसतां नित्यं दासत्व वैभवो मयि। बहुत बढ़िया। आयुषी हैं आज? जी सर।
पढ़िए। विद्यानामनरस्य रूप विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम् विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम् विद्या विहीनः पशुः। बहुत सुंदर, बस पूज्यते पूज्यते हो गया। हाँ ठीक है जी सर, रस्व हो गया है, उसको दीर्घ करना है ना सर। हाँ, पूज्यते है ना। अब अंतर क्यों नहीं पता लगता है, अभी आपको आज जब नियम बढ़ाएंगे मात्रा गणना के तब समझ में आएगा। संयुक्त अक्षर से पहले जो आता है वो दीर्घ हो जाता है, तो अपने आप दीर्घ हो जाता है। आपको नहीं बोलना है दीर्घ, उसमें बोलने में आपको जो समय लगेगा वो दीर्घ लगेगा स्वयं। ठीक है, वो कैसे लगेगा इसका उत्तर है सिलेबल में, आज बताएंगे। चलिए अगला पढ़िए। घटं विन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कार्याद्रासबरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। आपने आर्या बोला कि कुर्या बोला? नहीं, कुर्याद्रासरोहणम्। भरोहणम, ठीक है, मुझे वो आर्या सुनाई दिया, कोई बात नहीं। ये न के न प्रकारेण नहीं बोलना है, कैसे बोलना है बताइए? येन केन प्रकारेण। सॉफ्ट नहीं, ये न के न प्रकारेण, बोलिए। येन केन प्रकारेण। चलो, मोनार्क। सर मैं अक्षर में पढ़ूं क्या? अच्छा हाँ ठीक, आपने कहा था। हाँ, प्रणव भैया हैं? नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आज इसको अभी यहीं रोकेंगे, इसका सेकंड हाफ हम बाद में करेंगे, वरना मेरा 1 घंटा ऐसे ही निकल जाए, कल निकल गया था ना। तो अब से हम क्या करेंगे, आपने 2 प्रकार की रिक्वेस्ट की, 2 लोगों ने। हाँ पौलोमी बोलिए। सर वो जो नैश्वी दीदी ने जो पढ़ा ना श्लोक, वो कौन सा छंद है? पहला वाला, दिव्य दिव्य करके। वो श्रद्धा, पढ़ाएंगे उसको, चिंता मत करो, सब बताएंगे। ये सब बड़े कॉमन कॉमन जितने छंद है ना जो हमारे स्तोत्र साहित्य में विशेष रूप से आते हैं, देखो सब जगह तो अनुष्टुप ही है मेजरली, बाकी इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, वंशस्थ है, वसंत तिलका है, और शिखरिणी है, श्रद्धरा है, और प्रमाणिका है, पंचचामर है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, मैं अब क्या करने वाला था, मेरे को बुला दिया आपने। हाँ बताओ, स्क्रीन बदला कि नहीं बदला? नहीं अभी नहीं बदले। नहीं अभी तक। अरे कैसे नहीं बदला, मेरे पास तो बदल गया इधर। आप फिर से शेयर कीजिए। हाँ मेरी स्क्रीन ही चली गई। किसी ने चैट में कुछ भेजा है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं भेजा। 2 मिनट रुकना पड़ेगा, मेरा सिस्टम हैंग हो गया शायद, इसलिए गड़बड़ कर रहा। अभी आया स्क्रीन? यस
हाँ जी हाँ जी। आ गया ना। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया है। स्वप्निल आपने ये वीडियो देख लिया? हाँ जी सर। मुर्गा कैसे बोलता है उसमें कोई संशय नहीं रहा ना अब आपको? नहीं सर। देखिए आपसे बुलवाना रह गया हमारा, मजा आता अरे है। सर हमारे पे थोड़ा अलग रहता है, शायद किसी ने बताया नहीं। हमारे पे बताइए। डॉग की जगह पे च रहता है, कुकुच को। अच्छा देखो ये कुकुच भी को, अच्छी यस। सर हाँ सर, मैंने चोई बोला था, मराठी में मराठी वाला अच्छा मुर्गा चोई बोलता है, कुकुट को नहीं बोलता। अच्छा अच्छा, नहीं इन्होंने बोला था बट ना वही तो है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वही टोन उसका वही रहता यस। है, च और ट का फर्क है खाली। वो जब हम मानव भाषा में उसको अंतरित करते हैं तब भेद हो जाता है क्षेत्र का। ये मुर्गों का भी प्राकृत भेद है ना, मुर्गे लोग भी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा नोट करेंगे। देखिए आगे हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, ये विशेष रूप से नहीं बताएंगे क्योंकि वेद में ही होता है, लोक में काम नहीं आता। पर फिर भी आप जो यहाँ पे ये सिंबल देख रहे हैं ना, मेरा पॉइंटर दिख रहा है माउस का आपको? रुको इसको बदल देते हैं, रेड वाला लेके। हाँ अभी दिख रहा है। जब मैंने आपको बोला कि 18 प्रकार के क्या होते हैं, अ होते हैं, तो उसका लॉजिक था। तो जब भी माहेश्वर सूत्रों में या व्याकरण में कहीं पर भी एक बार बोला जाए कि ऐसा करने पर अ का ग्रहण करना है, तो अ का अर्थ क्या होता है? जितने प्रकार के अ हो सकते हैं वे सभी। तो अब देखिए हमने कल बात की थी तो स्वप्निल ने काउंट किया था बहुत अच्छे से। क्या काउंट किया था? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 भेद हुए, गिनो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद हुए। अनुनासिक, ये उच्चारण काल के आधार पे हुए। दूसरा क्या है, कौन बताएगा दूसरा? अनुनासिक। हाँ अनुनासिकता के आधार पर 2, अनुनासिक और निरानुनासिक अथवा अननुनासिक, 2। ठीक। एक और होता है प्रयत्न के आधार पर भेद, आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जो प्रयत्न के आधार पर भेद होते हैं वे 3 होते हैं स्वरों के। कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब ये मैंने 3 बार क्यों बोला? क्योंकि आप में से जिन्होंने भी पहले कहीं सुना होगा तो बहुधा लोग गलत बोल देते हैं, उदात्त की जगह बोलते हैं उदात्त, डबल द कर देते हैं, बल्कि डबल त है ना। उदात्त नहीं है, अनुदात्त नहीं है, उदात्त है, अनुदात्त है। ठीक हो गया? तो उच्चारण ध्यान देना है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब उदात्त और अनुदात्त जो होते हैं उनके बीच में कहीं होता है स्वरित। स्वरित जो होते हैं वो फिर 7 प्रकार के होते हैं। तो ये सब इसमें नहीं पढ़ाया जाता है, इसके लिए अलग से आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, स्वर सिद्धांत चंद्रिका वगैरह वगैरह, ये सब संस्कृत में है, इनकी टीकाएं भी अभी तक नहीं हुई है। तो उसमें फिर वो जो 7 भेद मिलते हैं उसमें भी कोई निघात होता है, कोई प्रचय होता है कि पूरी स्पेलिंग जो है उस स्पेलिंग में, वर्तनी में, वर्तनी हिंदी में कहते हैं स्पेलिंग को, है ना। तो उस स्पेलिंग में, स्पेलिंग का मतलब क्या हुआ? आनुपूर्वी में आपने पूरे शब्द को अपने फोनेटिक एलिमेंट्स में तोड़ दिया, उसमें उस का स्थान क्या है, ठीक है, उस किस स्थान पर कौन सा वर्ण आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, उसके आधार पर आप निर्णय करते हैं कि वो कौन सा स्वरित होगा, या वो उदात्त होगा या अनुदात्त होगा। ये नियम है इसके। ये वेद में काम आता है, लोक में कहीं काम नहीं आता है। लोक में हम ऐसे नहीं बोलते, बोलते भी होंगे तो उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित की। अब देखिए उसको समझा कैसे जाता है। उच्चारण मात्र से अभी हमारे कान नहीं समझ पाएंगे, है ना। जो वेद पाठी होते हैं वही समझ पाते हैं, हम लोग वेद पाठी नहीं है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो जिनका वेदाभ्यास बचपन से होता है वे भी सारे नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, जहां उदात्त स्वर आता है, जहां भी उदात्त स्वर आता है वहां हस्त संचालन से इसको दिखाया जाता है। आपको मेरा हाथ दिख रहा है, तो अब मुझे कुछ पढ़ना है तो उदात्त जब बोलूंगा तो हाथ ऊपर हो जाएगा, उस अक्षर के समय पे हाथ ऊपर आ जाएगा, हस्त संचालन। किसी ने वेदशाला देखी है आप में से? कभी किसी ने वेद पाठ देखा है? जी हाँ, कौन देख, किसने? कार्तिक ने देखा है। हाँ बोलो कार्तिक, तो आपने हस्त संचालन देखा होगा, नैशवी ने भी देखा है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने भी देखा है सर।
हाँ संध्या मैम अवश्य, आपने तो देखा ही है। तो जो हस्त संचालन है वो उसमें क्या होगा, उदात्त स्वर ऊपर से होता है तो हाथ ऊपर आ जाएगा, अनुदात्त स्वर नीचे से होता है तो नीचे आ जाएगा, और ये क्या कहते हैं जो स्वरित होता है वो क्या होता है, समाहारः स्वरितः, दोनों के बीच होता है। उसका आधा भाग उदात्त होता है, आधा भाग अनुदात्त होता है, ऐसा मानते हैं, है ना, मोटा मोटे रूप में। तो क्या हो गया, इसका इनफैक्ट इतना तक डिवीजन है कि 1/4 भाग कितना होगा और बचा हुआ जो भाग है 3/4 वो कैसा होगा, इतना भी विचार किया गया है। और उसके आधार पर बताया जाता है कि भाई कौन सा स्वरित हो जाएगा, ये सब चीजें भी हैं, पर हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। उसको आपको नॉर्मली किसी फोनेटिक्स के कोर्स में पढ़ाया भी नहीं जाएगा, जो स्पेसिफिकली संस्कृत का फोनेटिक्स डिटेल्ड भी कर रहे होंगे उसमें भी नहीं पढ़ा जाएगा। स्वरित बहुत अलग चीज होती है, और उदात्त अनुदात्त भी, मतलब ये जो इसको ही एक्चुअली स्वर बोलते हैं। तो स्वरतः 3 प्रकार के होते हैं, कालतः 3 प्रकार के होते हैं, और अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आई बात? अब लिपि में इसको कैसे दिखाया जाता है, तो जो उदात्त होता है उसको हम नॉर्मली जैसे आज तक लिखते आए हैं वैसे ही लिखते हैं, जैसे सामान्य अ लिखा हुआ है ना, ये ऐसे ही लिखते हैं। कहाँ गया, हाँ, ये जो सामान्य अ लिखा है हमने ऐसा ही लिखते हैं, ये उदात्त है। तो इस कॉलम में आपको जो मिल रहा है तीनों, ये क्या है, ये उदात्त हैं। पहला कौन सा है, अकार, बताइए पहला कॉलम में क्या है, ये सब के सब उदात्त हैं। पहला वाला क्या है, ह्रस्व उदात्त निरनुनासिक, दूसरा दीर्घ उदात्त निरनुनासिक, तीसरा प्लुत उदात्त निरनुनासिक, ये कैटेगराइजेशन हुआ। तो इसके 3 परिचय हो गए, ठीक। दूसरा, ये जो नीचे की लाइन लगाते हैं ये अनुदात्त के लिए लगाते हैं, किसके लिए, अनुदात्त के लिए, ठीक। हस्त संचालन में अनुदात्त जो है उसके लिए हाथ नीचे आ जाता है। अच्छा, उसका स्वरित का हस्त संचालन नहीं बताया, वो बीच में ऐसे व्हाइट बॉल की तरह करते हैं ना, तो व्हाइट बॉल तो आप उल्टा हाथ करके यूं बताओगे, लेकिन इसमें आपका हस्त संचालन में हाथ ऐसे रहता है, हथेली ऊपर होती है और करतल ऊपर होता है, करपृष्ठ नीचे होता है ना। सर जो आप कह रहे हैं वो चौका होता है। तो हाँ सॉरी, चौका होता है, देखो गलत बोल दिया, अभी इसको हंसी भी आ रही होगी जोर से। तो उसमें हाथ ऐसे कर लो ना यार, इतना ही अंतर है, और बाकी व्हाइट बॉल मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ, तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, ये हस्त संचालन में हाथ नीचे आ जाएगा, और लिपि में लिखेंगे तो नॉर्मल जो आप लिखते हैं उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, ऐसी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा आ जाती है। तो अब ये बताओ पहले वाले को क्या है, निरनुनासिक अनुदात्त ह्रस्व अकार, फिर क्या है, निरनुनासिक, अगला कोई तो बोलो, वॉलंटियर करो। उदात्त, दीर्घ उदात्त निरनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त निरनुनासिक है, नीचे रेखा है मैम। ओके, हाँ हाँ हाँ, अनुदात्त। तीसरा बताइए, अनुदात्त निरनुनासिक। अब ये बताइए, ये चिन्ह जो है शिरोरेखा के ऊपर एक खड़ी डंडी लगा देते हैं दाहिनी ओर, या फिर जहां से हम अक्षर को करते हैं, खींचते हैं, मतलब जो लिपि चिन्ह है उसको जहां से हम शिरोरेखा से नीचे ड्रॉ करते हैं उस जगह पर लिखा एक ऊपर लाइन लगा देते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या है ये, स्वरित, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, अननुनासिक, बिल्कुल। ये दूसरा, दीर्घ स्वरित अननुनासिक, तीसरा, दीर्घ स्वरित सॉरी प्लुत स्वरित अनुनासिक। अब ये सारे के सारे इसी का रिपीटिशन है, बस ये सब अब अनुनासिक है, इतना ही अंतर है ना। अभी आप स्वयं अभ्यास करेंगे, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। तो अ कितने प्रकार का हुआ, जब हमने कहा अ, तो अ कितने प्रकार का हुआ, अ 18 प्रकार का हुआ। कैसे हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 3, टोटल 18। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा है 10वीं 11वीं क्लास में, है ना। अच्छा, नैशवी बोलिए, फिर हंसी बोलिएगा। मुझे प्रश्न है, इसलिए जिज्ञासा है कि ये कैसे वो है ना, कुछ मंत्र थे ना, तो वो ऐसे ही सुन सुन के याद थे, पर वैसे जो अनुदात होता है, क्योंकि मेरे पास कुछ टेक्स्ट है जिसमें लाइन है और वो एक ट्रेडिशनल संस्कृत टेक्स्ट है,
तो उसको हम पाठ भी ऐसे करें तो ज्यादा फिट होता है। तो मुझे जानना है कि जैसे अनुदात और स्वरित कैसे बोल सकते हैं, यदि आप बता सके तो प्लीज। देखिए, जितना हमारे सामर्थ्य में होगा उतना हम आपको बताएंगे, पर आज नहीं बताएंगे। जिस दिन हम प्रयत्न की चर्चा करेंगे उस दिन बताएंगे, ठीक है? अब ये समझ में आ गया। तो अब देखिए, उदात्त, अनुदात्त या स्वरित होने से उच्चारण काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो छंद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वैदिक छंदों में इनका उच्चारण किया जाता है, परंतु फिर भी उसका उच्चारण काल पर कोई प्रभाव नहीं है। तो मात्रा गणना इससे निरपेक्ष रहती है, इसके सापेक्ष नहीं होती, ठीक है? और लोक में तो हम पता नहीं किस किस तरह से बोलते हैं, कितना ऊपर कितना नीचे, कैसे कैसे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हंसी आ रहे हैं। तो आपने क्या समझा? 3 कौन से? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित दूसरे 3, और अनुनासिक अनानुनासिक 2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ? 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18। 18 है यहाँ पे। स्पष्ट हो गया? अब हंसी, आप बोलिए क्या कह रहे हैं? सर, मेरा छोटा सा ही प्रश्न था कि अनुदात्त और स्वरित जो है वो सिर्फ वेदों में ही मिलते हैं या हमें मतलब और उसमें भी मिलते हैं? वेद में मिलता है, लोक में कोई प्रयोजन नहीं है ना? नहीं है। अभी आप अपने घर में हवन करवाएंगी तो आपके यहाँ पे वेद पाठी ब्राह्मण आएंगे, वे ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। आप देखिए, उनके उच्चारण में अचानक से कुछ ऊंचा, एकदम से नीचा, ये सब होता रहता है ना, हर अक्षर पे ऊपर नीचे होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इसी के कारण होते हैं, और कोई कारण नहीं, ठीक है? और देखिए, उनमें भी आपको बहुत ही कम लोग आज ऐसे हैं, और हम भी आपको पूरी तरह बात ठीक नहीं बता पाएंगे, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उदात्त अनुदात्त स्वरित एक्चुअली बता पाते हैं कि ये कैसे उच्चारण इनका करना है। जो अभी नैशवी ने बात बोली ना कि ये जिज्ञासा है, तो ये जिज्ञासा आज तक हमारी शांत नहीं हुई है। इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए जो ये पूरी तरह से हमें बता सके कि कैसे होता है। तो अभी तो हम जो इसको देखते हैं तो हस्त संचालन से ही समझते हैं, या लिपि में लिखा रहता है हमारे सामने ग्रंथों में, उससे समझते हैं। उच्चारण में जो चल रहा है वो श्रुति परंपरा में अभी तक चल रहा है। वो जो नैशवी ने बात बोली ना, वो उसको गुरुमुख से सुनते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, वैसे ही बोलते हैं, और वैसे ही उस समय उनका हाथ ऊपर नीचे और ऐसे हिलने वाला काम ये सब हो जाता है ना? होता है। तो गुरुमुख से सुनते सुनते आपको उसका अभ्यास होता है और आप एकदम मैकेनाइज्ड हो जाते हैं। आप उसका इमिटेशन करते करते आप वैसे ही बोलते हैं। आप उनसे भी जाके पूछेंगे, मैंने बड़े वेद पाठियों से पूछा है कि अच्छा ये बताओ उच्चारण कर कैसे रहे हो? उनको नहीं मालूम, बोल रहे हैं बस ऐसे कर रहे हैं, आप समझ लो। और वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि गुरुकुलों में पढ़ते हैं, बचपन से इमिटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जानने वाले नहीं है, हमारा अभी तक उनसे वो नहीं हुआ है, परिचय नहीं हो पाया है। सर, इसी को घनपाठ कहते हैं क्या? नहीं, घनपाठ इसको नहीं कहते हैं। घनपाठ अच्छा। आवृत्ति के तरीके पर निर्भर करता है मैम। घनपाठ इज समथिंग डिफरेंट। उसमें क्या करते हैं, आपने वो सुने, संगीत में पलटे होते हैं ना, संगीत में सारे गम, फिर आप जिस क्रम से स्वर बोलेंगे उसी क्रम से आपको लौटना होगा। अब हम तो नहीं बोल पाएंगे, पर जो लोग संगीत वो आरोह अवरोह होते हैं। हाँ, आरोह अवरोह में आपको केवल आरोह अवरोह नहीं, जिस क्रम को आप फॉलो करते हैं उसी क्रम में आपको लौटना होता है ना? तो काइंड ऑफ दैट होता है। घनपाठ वगैरह ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक चलो। तो घनपाठ मेमोराइज करने के लिए होता है। कई प्रकार के पाठ होते हैं, उनमें से एक घनपाठ है। तो उसमें क्या करेंगे, वो एक लाइन पढ़ना शुरू करेंगे, फिर यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर उसको वापस रिपीट करेंगे, फिर अगले तक पढ़ेंगे, फिर लौट के जाएंगे। ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो उसके पूरे विधान है, तो उतना हम नहीं चर्चा करेंगे यहाँ पे। हाँ, बोलिए सिद्धि। सर, मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए उदात्त अनुदात्त। हाँ। अच्छा बेटा, उच्चारण में तो पूरा नहीं समझा पाएंगे, हस्त संचालन में बता पाएंगे, है ना? उच्चारण में हम बोल भी अगर किसी प्रकार से प्रयास करेंगे भी जितना हमको आता है, तो भी वो आप तक इस माध्यम से संभवतः नहीं पहुंच पाएगा। तो आप ये समझिए कि ऊपर से बोला जाता है उदात्त, नीचे से बोला जाता है अनुदात्त, और दोनों के बीच से बोला जाता है स्वरित। ठीक है, इन थ्योरी बता रहे हैं। उसी को लिखने का जो तरीका है वो ऐसा है कि जो उदात्त होता है बेटा, उसको तो आप नॉर्मली लिख रहे हो, जैसे आप नॉर्मली अ लिखती हो वैसे ही आपने अ लिखा है ना, तो ये उदात्त है। ये जो अंडरलाइन करके लिखा है ये अनुदात्त का चिन्ह होता है, सिंबल होता है। ठीक है, ये अनुदात्त होता है। तीसरा जो है वो स्वरित है। इसके लिए आप नॉर्मल अ लिखेंगी और ऊपर एक खड़ी रेखा ऐसे बना देंगी, ये स्वरित का चिन्ह होता है। ऐसे हम वेद की चीजों को लिखे हुए को पहचानते हैं। ठीक है,
जो उदात्त और अनुदात्त के बीच में होता है वो होता है स्वरित। हाँ, जो उदात्त और अनुदात्त के बीच में होता है, दोनों का समाहार होता है, जिसमें दोनों का आधा आधा भाग होता है ना, समाहारः स्वरितः। ये परिभाषा आती है, प्रयत्न के समय बात करेंगे, ठीक है। सर स्वरित में हाथ कहाँ जाता है? हाथ बीच में रहता है और ऐसे हिलता है। ऊपर जाएगा तो केवल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो केवल नीचे आएगा, बीच में आएगा तो ऐसे ऐसे हिलेगा। अच्छा, ठीक है, बीच में आकर के। चलें आगे। आलेख जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपकी आवाज आ रही ये आवाज आ रही है? हाँ, आ गई आ गई। सर ये विषय और ओवरऑल वर्कशॉप से रिलेटेड कोई टेक्स्ट, जैसे श्वेता जी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी बताया, इज इट? है, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का ग्रंथ है, उसका इससे क्या लेना देना है? अच्छा, तो इस कोई टेक्स्ट है जिसको हम साथ ये शिक्षा ग्रंथों में आता है और उसमें भी जितना मैंने आपको बताया वो ज्यादा ही बताया है, उसमें इतना ही लिखा रहता है बस। आपको गुरुमुख से सुनना पड़ेगा। ओके सर। अभी हम जब आपको शिक्षा ग्रंथों को कोट करके आगे बताएंगे ना, उसमें आपको इससे भी कम मिलेगा। उसमें केवल इतनी लाइन मिलेगी, केवल सूत्र बता दिया है, क्योंकि शिक्षा तो लिखी हुई है, अब उसमें कौन पढ़ रहा है। तो गुरु जब बताएगा आपको, अगर आपके आसपास कोई वेदशाला हो वहां जाकर पढ़े। प्राकृत में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब केवल उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः, ये 3 परिभाषा है। अभी हम भी प्रयत्न जब पढ़ेंगे उसमें भी हमने भी यही 3 लिखी हुई है आपके लिए, यही 3 मिलती है ना। कोई इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट या कुछ जो इंट्रोडक्टरी नहीं, बहुत विस्तार से है वो तो मैंने आपको बताया। यदि आप पढ़ने में समर्थ हो, स्वर सिद्धांत चंद्रिका एक है, उसको आप खरीद लें और उसको पढ़ें तो आपको, लेकिन यह है कि उसकी टीका उपलब्ध नहीं है। आप ही पढ़ाएंगे बाद में? हाँ, हम कभी बाद में पढ़ा देंगे, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अभी हम जिस प्रकार से स्वयं इसका उच्चारण करते हैं लोगों से सुन समझ के, क्या वो भी हम शुद्ध करते हैं कि नहीं। जब तक मैं स्वयं उस पर ना मान जाऊं कि मैं ये शुद्ध करता हूं, तब तक मैं अगर आपको वो शुद्ध बोल के बता दूं तो मैं बड़ा अन्याय करूंगा ना, अपने साथ भी और आपके साथ भी। तो मैं ये क्लेम करके नहीं बताता हूं कि मुझे इसका शुद्ध उच्चारण आ रहा है उदात्त अनुदात्त का। यही मॉडल बना लेते हैं। हाँ, वो बना सकते हैं, आपके सहयोग से किसी दिन बनाते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। चलें, अब देखिए आपको ऊपर लाल रंग में जो सूत्र दिख रहा है वो क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ये मैंने अपनी पिछली 4 क्लासों में भी 2-3 बार बोल दिया है, अकुह विसर्जनीयानाम। अब देखिए आप इस बात को जानने में स्वयं समर्थ हैं। मैंने इस सूत्र को तोड़ कर लिखा है, बीच में हाइफन नहीं लगाते हैं क्योंकि समस्त पद है, पर हम समझ जाएं इसलिए मैंने तोड़ कर लिखा है। मतलब अकार, अकार बोलने का मतलब क्या होता है? 18 प्रकार के अकार, ये सब के सब। तो हमने सूत्र को जब हम खोलते हैं, सूत्र शैली का मतलब क्या है? लाघव में लिखना। फिर हम जब उसको समझते हैं तो उसको विस्तार करके उसको खोल करके फिर समझते हैं। तो क्या हो गया? 18 प्रकार के आकार। फिर कु का क्या अर्थ होता है? क वर्ग पूरा बताया हुआ है, तो क्या क्या आ जाएगा? ककार, खकार, गकार, घकार, नकार, ये 5 वर्ण आ जाएंगे, क ख ग घ ङ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है क में अ मिला हुआ आएगा ना, वो जो ये जो साउंड है, ये जो शुद्ध व्यंजन की साउंड है, इसका हमने नाम दे रखा है ककार। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था। सारे वर्णों के आगे, सारे स्वरों के आगे कार लगा देते हैं। सारे व्यंजनों में क्या करते हैं? अ मिला करके फिर आगे कार लगा देते हैं, क्योंकि उच्चारण तो करना है। अगर मैं इसको आधा क लिखूं यहाँ पे ऑर्थोग्राफिकली, आधा क जैसी कोई चीज नहीं होती फोनेटिक्स में। क की साउंड जिस व्यंजन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस लिपि चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि मैं उसको यहाँ लिख देता और फिर आगे कार लिखता, मतलब यही लिखता कि आधा क और कार, तो क्या आप उसे बोल पाते? आप उसे नहीं बोल पाते, है ना। तो इसलिए क्या होता है, उस ध्वनि का नाम, अब जैसे इंग्लिश में है, अरबी फारसी में क्या है, उर्दू में है, उनके लिपि के चिन्हों के नाम कुछ और होते हैं, आवाज कुछ और होती है ना। उसी प्रकार से हमारे यहाँ क्या है, जो वो साउंड है उसी के आगे अ मिला के और आगे कार लगा दो तो उस साउंड का नाम हो जाता है। इससे हम समझ जाते हैं। तो हम समझेंगे जो ये जो साउंड आ रही है, जिसको मैं नहीं बोल पा रहा हूँ बिना स्वर की सहायता के, उस साउंड का नाम क्या है, उस ध्वनि का नाम क्या है? ककार है। ठीक, दूसरी वाली का नाम खकार है, तीसरी का गकार है, चौथी का घकार है और पांचवी का गकार है। ये इन ध्वनियों के नाम हो गए, ऐसे समझना है। केवल र जो है, ये ध्वनि जो है, इसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए रेफ बोलते हैं। इसके आगे कार लगाने की परिपाटी नहीं है सामान्यतः, कहीं कहीं मिल जाता है पर नहीं लगाया जाता। सब लोग रेफ बोलते हैं। बचपन से भी यदि आप लोग पुराने टीचरों से पढ़े होंगे अपने बचपन में, और यदि वो स्कूल में आपके अच्छे टीचर रहे होंगे, तो वो लोग रेफ बोलते थे, है ना।
विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जो टीचर्स रहे होंगे वे अवश्य रेफ बोलते थे। चलिए, अब ये ह है, ह से किसका ग्रहण करेंगे? हकार का। विसर्जनीय से किसका ग्रहण करेंगे? विसर्ग का। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गया इतना? कोई प्रश्न इतने में? इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। बताइए, इतने में कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। तो आई टेक इट एज किसी का नहीं है। अब हमें एक समस्या आती है, समस्या आती है ये कि भाई ये कंठ है कहाँ? हाँ स्वप्निल। सर क्या इसे प्रत्याहार माना जाएगा कि स्वर में तो ये 18 प्रकार के अ है और ककार और हकार क से लेके ह तक हमने कर दिया? नहीं, अकुह विसर्जनीय नाम, ये प्रत्याहार नहीं है। प्रत्याहार का काम कहाँ था? अभी आगे जब हम प्रयत्न में जाएंगे तब बताएंगे, वहां पे उस तरह की परिभाषाएं आएंगी। यहाँ पे प्रत्याहार का कहीं प्रयोग नहीं किया अभी इस सूत्र में। अच्छा, ठीक है। ये केवल जो है कु जो है ये भी प्रत्याहार नहीं है, ये परिपाटी है कि जब एक वर्ग के स्पर्शाक्षरों की बात जब हम करते हैं, स्पर्श व्यंजनों की बात जब करते हैं, तब पहले वाले के अंदर उकार लगा करके उस पूरे वर्ग का ग्रहण कर लिया जाता है। इतना ही मात्र है ना, जो पहले बताया था। तो अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? षष्ठी बहुवचन लगाया समास बना करके। अ कु और ह और विसर्जनीय, तो बहुवचन हो गया तो बहुवचन बनेगा, षष्ठी का विधान होगा तो षष्ठी का विधान किया, और फिर आगे कंठः ये बता दिया। इसमें किसका अध्याहार हो गया? अस्थि का। पूरा वाक्य बन जाता है ना, तो अध्याहार कर दिया जाता है लाघव के लिए। आप ये अध्याहार की परंपरा जो है, ये प्रवृत्ति जो है, ये आप पूर्वी भाषाओं में देखेंगे, बंगाली में, उड़िया में, है ना मित्रों। तो क्या पूछते हैं, कोई पलोमी, आप बंगाली जानती है ना? आपको अगर पूछना है कि आपका नाम क्या है तो आप कैसे बोलेंगे बांग्ला में? नाम की, तुम्हारा नाम की थोड़ी लगाएंगे, नहीं लगाएंगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की, उसका अध्याहार कर दिया जाता है सामान्यतः। ये संस्कृत की ही प्रवृत्ति है जो आज की भाषाओं में आई है कहीं कहीं, है ना। अध्याहार मतलब उसको ओमिट कर देते हैं और उसको स्वयं समझ जाते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब लग रही है। ठीक है, सहायक क्रिया वर्तमान काल की। तो इसीलिए यहाँ आगे क्या है, तो सूत्र शैली में जब लिखा जाता है तो उसका अध्याहार कर दिया जाता है, इसको अध्याहार बोलते हैं। कहीं कहीं सर्वनाम का अध्याहार भी कर दिया जाता है, केवल क्रियापद का प्रयोग कर लेते हैं। तो संस्कृत में चूंकि वो मिले हुए होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, तो उससे हम समझ जाते हैं कि कौन से पुरुष में कौन से वचन में प्रयोग हुआ है। तो ये व्याकरण का विषय है, उसमें हम नहीं जाएंगे अब। हाँ हंसी बोलिए। सर अध्याहार और क्या? सर अध्याहार और अध्याहार और अनुवृत्ति में? अरे रे रे, अनुवृत्ति तो बहुत दूसरी चीज है। अनुवृत्ति तो आप ऊपर से उठा के ला रहे हैं। अच्छा, और अनुवृत्ति किसकी कर रहे हैं? वहां लिखा नहीं गया है, तो आप जिस कारण से कंफ्यूज हो रही हैं वो ठीक है। तो आप ये मान लीजिए जिस चीज की अनुवृत्ति की जा रही है उसका भी अध्याहार है, ठीक है, परंतु हम उसको अध्याहार बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्याहार का स्पष्ट मतलब क्या है कि वो वहां उपस्थित नहीं है, आपको उसे मानना पड़ेगा। लेकिन अनुवृत्ति जो है वो केवल सूत्र शैली के अंदर ही की जाती है, बाकी कहीं थोड़ी की जाती है। लेकिन अध्याहार तो सामान्य भाषा में भी आपको मिल जाता है ना। जी सर। आप कोई नाटक वाटक पढ़ेंगी उसमें भी आपको मिल जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक आ रही है या पहले से कम आ रही है? ठीक, ठीक आ रही है सर। हाँ, तो और कोई प्रश्न नहीं बेटा? चलूं आगे? जी सर। अरे क्या हो गया? हाँ। अब देखिए सेम बात क्या है, ये अब तालु स्थान के, अच्छा रुको अभी पहले देखो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्थान कौन सा है। ये कैसे पता लगेगा? एक सामान्य प्रश्न आता है तो मैं आपको एक जांच बताता हूँ, ठीक है। ये जांच कोई भी व्यक्ति जो सामान्य फोनेटिक्स जानता है किसी भी भाषा की, वो आपको बताने में समर्थ है। तो उसी बात को आपको, ये जो टेस्ट है
ये किसी भी ध्वनि के लिए है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको विवक्षा करनी है बोलने की, पर बोलना नहीं है। क्या करनी है? विवक्षा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, बोलने की इच्छा करनी है पर बोलना नहीं है। तो बोलने की इच्छा करेंगे तो वहां जाके रुक जाएंगे। ये बोलने के लिए क्या करें? उस शुद्ध व्यंजन का उच्चारण करने का प्रयास करना है। तो अब आपको मैं बोलूं कि आपको ककार बोलना है, तो जैसे ही क बोलोगे तो उसमें स्वर मिल गया, अ मिल गया ना क बोलने में, तो स्वर मिलते ही मुंह खुल जाएगा और जीभ लौट के वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। उसके बिना स्वर बोला नहीं जा सकता। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब हम सिद्धिदात्री से वो एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम से जो पहले सिद्धांत शब्द आ रहा था ना, न से अंत हो रहा था, तब मैं उसको समझा रहा था कि न बोलना है तो यहीं पे बोलो और रुके रहो। ठीक, तो अब कोई भी उच्चारण स्थान जो हमें शास्त्र बता रहा है, जैसे अब यहाँ बोल रहा है कि भाई इन 5 चीजों का, इन 4 चीजों का स्थान जो है वो कंठ है, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट कि वेयर इज कंठ? मैं बोलूंगा यहाँ है, आप बोले नहीं यहाँ है, तो अब कैसे समझेंगे कंठ कहाँ है? तो आपको यह समझना है कि आपकी जीभ का जो भी भाग, अभी जीभ का कौन सा भाग होता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, वो करण होते हैं, अभी हम स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीभ जिस जिस स्थान का स्पर्श करती है वह क्या है? उच्चारण का स्थान है। और जीभ स्वयं क्या है? करण है। ठीक है, ऊपर वाला जो होठ है उसको बोलते हैं ओष्ठ, नीचे वाला जो होठ है उसको बोलते हैं अधर। ठीक, हाँ, तो जब भी हम अधर की बात करते हैं तो अधर का मतलब नीचे वाला होठ होता है। जब कोई श्रृंगार का काव्य लिखा जाता है तो ओष्ठ की बात कोई नहीं करता कवि, तब वो अधरों की बात करता है ना। तो वहां पे अधर का अर्थ दोनों होठ हैं, एक होठ नहीं है। श्रृंगार के काव्य में जहां अधर आ जाता है वहां समझिए कि दोनों होठों की बात है। सामान्य भाषा में जहां पर भी ओष्ठ आ जाता है या होठ आ जाता है वहां पर समझिए कि दोनों होठों की बात है। परंतु शास्त्र में जहां ओष्ठ आता है और वहां पर यह अभिप्रेत है कि एक होठ की बात हो रही है, तब ऊपर वाला होठ समझना है। ठीक, जहां पर यह अभीष्ट है कि एक होठ की बात हो रही है तब ऊपर वाला होठ समझना है, हमेशा ये नियम है। अगर नीचे वाले होठ की स्पेसिफिकली बात करनी होगी तो लिखने वाला लिखेगा अधर। ठीक है ना, तो अधर जो है वो करण है, ऊपर वाला जो होठ है वो स्थान है। ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर हुआ? उच्चारण स्थान है ऊपर वाला होठ ओष्ठ, नीचे वाला होठ जो है जिसका नाम अधर है ये उच्चारण का करण है। जीभ जो है पूरी की पूरी करण है, उच्चारण का स्थान नहीं है। तो मॉडर्न फोनेटिक्स और हमारी फोनेटिक्स में ये अंतर है। मॉडर्न फोनेटिक्स वाले बोलते हैं कि मुंह के अंदर एक प्लेन ले जाओ, प्लेन से काट दो, तो जो ऊपर बचा वो पैसिव है, जो नीचे बचा वो जो ऊपर बचा वो पैसिव है, जो नीचे बचा वो एक्टिव है, उच्चारण स्थान। हम क्या बोलते हैं? हम पूरी जीभ और नीचे वाले होठ को बोलते हैं ये करण है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब उच्चारण स्थान है। ये हमारा उनका अंतर है। ठीक है, हाँ स्वप्निल बोलिए। तो उसमें भी बाइलेबियल बोला जाता है, एज इफ दोनों ओठ करण है, जबकि हमारे में ओष्ठवर्णीय है, बिकॉज ओष्ठ ऊपर वाला इज द प्लेस। यस, तो इसीलिए हम ओष्ठ के मात्र बोलते हैं। प फ ब भ म अभी आएगा, आगे आएगा, इसमें 5वीं स्लाइड में आएगा। ओके, तो ओष्ठ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम ओष्ठ से एक, यहाँ पर क्या है, दोनों होठ मिल रहे हैं, तो जब दोनों होठ मिल रहे हैं तो हम उसको सामान्य भाषा का ही आश्रय लेते हैं और उसको शास्त्र भी ओष्ठ बोल देता है, क्योंकि दोनों होठ बोलने में अभिप्रेत हैं जब तक कि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो जब दोनों होठों को अलग अलग आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, वहां पे दोनों होठों का प्रयोग करना है, इसलिए आप उसे ओष्ठ मात्र बोल देंगे। परंतु जब आप वकार में जाएंगे, ठीक है, तो वकार में आप दंतोष्ठ बोलेंगे, क्योंकि ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होठ लगता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, भाई फिर अधर क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र जो है वो कॉमन मैन की बुद्धि को थोड़ा सा तरजीह देता है। वो बोलता है कि हाँ भाई आदमी समझता है बातें। ठीक है, तो उसको जब आदमी वह बोलेगा तो वो किसी भी स्थिति में यदि मनुष्य है तो ऊपर वाले होठ का प्रयोग करके नहीं बोल सकता वह। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि नहीं भाई बोल भी सकता है, तो वो जो दोनों होठों से जो वह बोल सकता है वो हमारी भाषा में उपस्थित ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रश्न हमारी भाषा में आ नहीं सकता है। तो इस कारण से हम उस समय ओष्ठ का अर्थ भी जो है वो यही लेते हैं, और जब हम शास्त्र की टीका करते हैं वहां पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि नीचे वाला होठ है ना। तो अब हर भाषा अपने अनुरूप जो है अपने शास्त्र का निर्माण करती है। तो हमारी फोनेटिक्स जितनी रिच है उतनी फोनेटिक्स कहीं की रिच नहीं है।
चाहे ये कितना भी वेस्टर्नर्स ढोल पीटते रहे। आपको पता है आरंभिक जो फोनेटिक्स के लोग थे, वेस्टर्नर्स जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, वाकई आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इतना इन्होंने इसको डीप थॉट दिया है, लेकिन सब के सब चोर हैं। वो सब के सब संस्कृत स्कॉलर्स हैं, सब के रिसर्च संस्कृत में हैं, सबके नाम के आगे संस्कृत में डॉक्टर लगा हुआ है, विदेशियों के भी, ठीक है। लेकिन क्या है, पश्चिम में एक प्रवृत्ति है, वो भारत की चीजें उठाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और मिस एप्रोप्रिएट करते हैं, अपने नाम से छपा लेते हैं। और हमारे यहाँ जो विनम्रता है वो ऐसी विनम्रता है कि जो शिष्य परंपरा में व्यक्ति लिखता है वो अपने नाम से भी नहीं लिखता, वो अपने गुरु के नाम से लिखता है। इतना आदर है, समझ रहे हैं। इसीलिए कामसूत्र एक वात्स्यायन ने नहीं लिखा, बहुत सारों ने लिखा। इसीलिए भरद्वाज ऋषि एक ही नहीं हुए, इसीलिए शिक्षाएं जो है वो भी लोगों ने आगे भी जोड़ी तो अपने ही गुरु के नाम से जोड़ी, कंटिन्यूएशन। आपको पता है पाणिनीय शिक्षा जो है वो पाणिनि की लिखी हुई नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं। पाणिनीय शिक्षा पाणिनीय संप्रदाय में किसी उनके आगे कोई उसी चीज को फॉलो करने वाले व्यक्ति रहे, उन्होंने लिखी और सब कुछ पाणिनि के नाम से किया, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। खैर छोड़िए, हमारी बात कहीं और चली जाएगी, हम वापस लौट के आते हैं, ठीक है। अभी हम वर्क पे आएंगे तब ये सारी चीजें डिस्कस होनी थी एनीवे। अब आ जाइए हाँ टेस्ट पे। तो हम टेस्ट क्या कर रहे थे कि आपको अभी ये ध्यान नहीं दीजिए कि भाई कंठ कहाँ है, मैं खोजूं फिर वहां से बोलूं, डोंट डू दैट, ठीक है। खोजने वाला काम जो है वो तालु और मूर्धा को खोजना है, बाद में खोजेंगे, ठीक। अभी केवल ये समझिए खोजना कैसे है। खोजना जी ऐसे है कि आप जो क बोलिए, सब लोग बोलिए क का की कु बोलो अपना आराम से। अब इसको बोल रहे हो तो बोलने में आपका होठ हर बार वापस, आपकी जीभ जो है वो हर बार वापस आएगी, क्यों? क्योंकि आप स्वर युक्त करके बोल रहे हैं, ठीक है, स्वर युक्त करके बोल रहे हैं। तो आपको ऑब्जर्व हो नहीं पा रहा है कि ये कैसे होगा। अब स्वर युक्त आप दो प्रकार से करेंगे, एक आप व्यंजन के बाद में स्वर लगाएं, जो अभी हम कर रहे हैं क का की में क्या हो रहा है, एक्चुअली व्यंजन पहले आ रहा है, स्वर बाद में आ रहा है। तो स्वर बाद में आ रहा है तो जो काम बाद में होगा उसका काम अंत में रह जाएगा। तो स्वर का काम क्या होगा, जीभ को वापस लौटा के ले आना, क्योंकि जीभ किसी का स्पर्श नहीं करती स्वर में, है ना। तो इसलिए आपकी जीभ लौट के आ जाती है। दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं कहाँ छुआ के दौड़ के आ गया या आ गई, है ना, ये कारण है। तो इसका समाधान कहाँ मिलता है? इसका समाधान मिलेगा जैसे हमें जब तमिल में के लोग तमिल पढ़ाते थे पहले, तो कैसे बताते थे, हम जिसको क च ट त प पढ़ रहे हैं वो उसको क च ट त प नहीं पढ़ाते थे, स्वर बाद में नहीं मिला के पढ़ाते थे। क्यों? वो स्वर पहले लगा के पढ़ा देते थे। अब स्वर या तो पहले लगेगा या बाद में लगेगा, तभी व्यंजन का उच्चारण संभव है। तो स्वर पहले लगाया तो क्या हुआ, अक इक, वो ई से पढ़ाते थे इकार का आश्रय लेके, तो इक इच इट इत इप, है ना, ये किया उन्होंने। तो हम भी अभी वही वाली नकल करते हैं, ये टोटके हैं समझने के, प्रैक्टिस करने के, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू इज, आप बोलिए अक या इक या उक, कुछ भी बोलिए, और फिर आपकी जीभ जहां गई, अब चूंकि आप स्वर पहले लगा रहे हैं तो जीभ के लौटने का काम पहले हो गया और उसके आश्रय से आपको व्यंजन बोलने का अवकाश मिल गया। आपने व्यंजन का उच्चारण किया लेकिन आपकी जीभ लौट के नहीं आई। अब जीभ को वहीं टिका के रखो एकदम, तो बोलो अक अक, और जीभ वापस मत लाना, वहीं रखो, जीभ वापस मत लाना, गले पे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो, फ्री, अपने आप को एकदम नॉर्मल छोड़ो, गर्दन ऊपर भी मत करो जो कल बताया था करने को, नॉर्मल रखो, सीधी रखो और बोलो अक अक, और वहीं रुक जाओ, जीभ वहीं रखे रहो। और अब मुंह से सांस लो, मुंह से सांस अंदर लो, अक अक। जिस स्थान पर आपको ठंडक का अनुभव हो रहा है वह स्थान आपके आपके पर्सनल गले में कंठ है, ठीक है। आपकी जो पर्सनल बॉडी है उसमें वह स्थान कंठ है, समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई दिस थिंग, वेरी बेसिक फोनेटिक टेस्ट, कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। जैसे कल बताया था कि आप नक बोले हैं कि नहीं है, आप नाक से बोलते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ उंगली रखो, अगर उंगली गीली हो गई तो मतलब आप नाक से बोलते हैं, मतलब आपका उच्चारण अनुचित है, आपके अंदर कोई शारीरिक समस्या है। ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है। अब मोदी जी बोलते हैं, कोई मोदी जी को बोले कि नाक के आगे उंगली रखिए तो सब कुछ नाक से बोलते हैं, है ना। भाइयों और बहनों, मोदी जी हाथ रखेंगे पूरी उंगली गीली हो जाएगी, समझ में आई बात? अब देखो ये बात सबको याद रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार से अब चाहे मोदी जी हो, चाहे आप हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, अगर वो अक बोलेंगे वहीं जीभ रखे रहेंगे, जीभ लौटा के नहीं लाएंगे और सांस मुंह से अंदर लेंगे,
तो जिस स्थान पर ठंडा अनुभव होगा उनके पर्सनल गले में, उनके पर्सनल वोकल ट्रैक्ट में, उस स्थान का नाम कंठ होगा। समझ गए? तो अब आपकी इस पूरी नली की लंबाई और मेरी इस पूरी नली की लंबाई कुछ अलग हो सकती है, दैट इज ओके। ठीक, तो आपको कंठ कहाँ है ये प्रश्न यदि कोई करे तो आप उसको समझ के बच्चे को स्पेसिफिकली बता सकते हैं। जो बच्चे तुतलाते हैं हम उनका तुतलाना ऐसे ही दूर करते हैं कि बेटा देखो यहाँ पे हवा ठंडी लगी, अभी बोल रहे हो, तो उसको लगता है हाँ यहाँ हवा ठंडी लगी, जैसे ट और त में, है ना। अब बच्चे को आप बोलेंगे कि बेटा ठीक है जीभ आगे लेके आओ तो त निकलेगा, जीभ पीछे लेके जाओ तो ट निकलेगा, अपने आप वो बोलता वही है, पर उच्चारण स्थान का अंतर करवा दीजिए और बोलिए कि तुतलाने दो उसको, बच्चे को फ्रीली तुतलाने दो। आप स्वयं देखिए, जब आप बच्चे को दुलारते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अरे बेटा का क्या करते हैं? अली बेटा, अली कर देते हैं ना। अब ल आपने किया तो आपने एक्चुअली क्या किया? र का स्थान मूर्धा है, आपने दांत पे लगा के र ही बोला है, लेकिन चूंकि दांत पे लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली ल हो गया। ठीक है, ये होता है। तो बच्चा भी यही कर रहा होता है, उसको स्थान का ज्ञान नहीं होता है ना। इसीलिए आप देखेंगे ये जो सामान्य तुतलाने की प्रवृत्तियां हैं यही हमारी प्राकृत भाषाओं में नियम के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं कई बार, हमारी लोक भाषाओं में। इसीलिए र और ल के लिए नियम आ गया एक काल में, रलयोर अभेदः, र और ल में अभेद है, भेद नहीं है, एक ही है। इसीलिए एक नियम आ गया वबयोर अभेदः, ब और व में अंतर नहीं है। अब आप देखिए लोक भाषाएं, बांग्ला उठा लीजिए, वो है ही नहीं, ब ही ब है। तो जब इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो अपने प्राकृत में ब ही ब बोल रहा है तो किसी आचार्य को आना पड़ेगा, उसका भी व्याकरण बनाना पड़ेगा, बनाया, और ये उक्ति चली फिर संस्कृत के फोनेटिक्स में कि वबयोर अभेदः, ये उक्ति चली संस्कृत की फोनेटिक्स में रलयोर अभेदः, है ना। एक और कोई अभेद होता है मैं भूल गया, हाँ डलयोर अभेदः, ये भी है, ड और ल में अंतर नहीं होता है ना। अंतर होता है लेकिन लोक में ये ध्वनियां इतनी इंटरचेंजेबली यूज हुई हैं, प्रयुक्त हुई हैं कि ऐसी आपको संस्कृत फोनेटिक्स के अंदर विधान करने पड़े जिससे कि लोग समझते रहें चीजों को, है ना। क्योंकि व को ब कर देना तो प्रातिशाख्य में नहीं आता है, शिक्षाओं में कोई नहीं कहता है, लेकिन लोक में है। और शास्त्र क्या करता है? लोक का अनुशीलन करता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न चरणीयम, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, यद्यपि शुद्ध भी है पर लोक के विरुद्ध है तो उसका आचरण नहीं किया जाता, ये भी शास्त्र ही कहता है। लेकिन जब एक बार शास्त्र बन जाता है, once it is in place, then it is the responsibility of the लोक to follow it। तो शास्त्र क्या करेगा? लोक का अनुशीलन करके चीजों को स्टैंडर्डाइज करेगा, जो भी लोक में पैटर्न्स प्राप्त हैं उनको फॉर्मुलेट करके लिख देगा। फिर एक बार जब वो फॉर्मुलेशन हो जाएगा उसके बाद में शास्त्र डायरेक्शन देने का काम करेगा और लोक उसको फॉलो करने का, अनुगमन करेगा। तो पहले क्या किया? शास्त्र ने लोक का अनुशीलन किया, उसके बाद में लोक ने शास्त्र का अनुगमन किया। और हम जिस काल में पैदा हुए हैं तो भाई शास्त्र बना बनाया है तो हमें अनुगमन ही करना है। या कोई प्रखर मेधा का व्यक्ति आए जो आज के उच्चारण की प्रवृत्तियों को वापस से रिकॉर्ड करके और फॉर्मुलेट कर सके तो दोबारा एक शास्त्र बन जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि शास्त्र बनाने पे पाबंदी है, आपके अंदर बुद्धि हो उतनी तो बना लीजिए। तो जिसमें भी ऐसी मेधा हो वो बनाने को स्वतंत्र है, ठीक है ना। पाणिनि ने भी तो व्याकरण बनाया, उनसे पहले 10 वैयाकरणों का नाम तो उन्होंने खुद ही ले रखा है, उनके बाद में भी हुए हैं, तो ये भी परंपरा चलती है। तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इट, जिसमें प्रतिभा है उसकी बात है ना। तो अब आपको टेस्ट समझ में आ गया जी। अब चलिए अब बोलिए इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, समय कितना हुआ है? चलो, तो इचु यशानाम तालु से क्या आपने ग्रहण किया? इकार, 18 प्रकार के इकार। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, अब आपको समझ में आ गया कैसे कैटेगराइजेशन है ना। तो एक के 3 परिचय हैं, 3 तरह का एड्रेस बताओगे तब पहुंचोगे, तो 3 डायमेंशनल हो गया ये, ठीक है। फिर चू, चू से किसका ग्रहण करेंगे? चकार, छकार, जकार, झकार, झकार, नकार, ठीक है। इतना आपने ग्रहण किया। य से यकार का ग्रहण किया, ई चू य, फिर शकार है उसका ग्रहण किया, फिर षष्ठी बहुवचन लग गया समस्त पद बन के, तो इचु यशानाम तालु, ठीक है। ठीक है, अभी तालु और मूर्धा की लड़ाई होगी, वो लड़ाई हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो अगर आप में से किसी का प्रश्न हो कि तालु कहाँ है और मूर्धा कहाँ है, तो ये प्रश्न आज मत करना, इसमें हमें समय नहीं लगाना है, ये मेरे कल के शेड्यूल में है, अभी बस समझो। फिर है
ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब मैं इसको री ही बोलूंगा क्योंकि मैं थक जाता हूँ बार बार प्रयास करके उतना शुद्ध बोलने में। ठीक है, आप में से जो री बोलते हैं वो री बोल लें, जो रू बोलते हैं वो रू बोल लें। तो एवरीबडी अमंगस्ट अस इज स्वतंत्र। तो अब ये री कितने प्रकार का हुआ? ये भी 18 प्रकार का हुआ। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अननुनासिक। टू टकार ठकार ढकार ढकार नकार 5 वर्णों का ग्रहण किया। र से देखो मैंने रकार नहीं लिखा, रेप लिखा। ठीक है, तो रेप का ग्रहण किया। फिर श से हमने शकार का ग्रहण किया। फिर षष्ठी विभक्ति लगाई समस्त पद बना के, रेटो रसाणाम मूर्धा, मूर्धा का स्थान बताया। हाँ बोलिए आस्था। सर ये रेप क्या होता है? रेफ बेटा, जो आपको टकार समझ में आया क्या होता है? हाँ, ये जो पहली जो लाइन री की बनी है ये टकार है। हाँ, ट साउंड जो है उसका नाम टकार है ना। वैसे ही जो र साउंड है उसका नाम रकार नहीं है, उसका नाम रेप है। बस इतनी बात। ठीक है, बाकी सबके लिए हम आगे क्या लगाते हैं? सबके लिए हम आगे कार कार लगा देते हैं ना। र के लिए हम क्या लगाते हैं? हम र के लिए आगे कार नहीं लगाते, हम रेप कहते हैं उसको। बोल के बताओ क्या कहते हैं? रेप। वेरी गुड। देखिए कि बच्ची ने कितना अच्छा पकड़ा है, इसने रेप नहीं बोला, इसने रेप कहा, स्पष्ट शुद्ध कहा। चलो शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। चलिए अब क्या है? ऋतुलसानाम दंता, ऋतुलसानाम दंता। आपको एक कॉमन प्रॉब्लम मिलेगी। ये जो है इसको लोग कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं री। ये ऑर्थोग्राफी की समस्या के कारण बोलते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये नीचे ये ऋषि वाले री की मात्रा जैसा हमें दिखता है। तो कई बार आपको पुरानी पुस्तकों में जब प्रिंटिंग प्रेस ये टाइपराइटर से टाइपिंग होती थी तब कई बार लोग इसको ऐसे लिखते थे, ल और नीचे री की मात्रा लगा देते थे, क्योंकि दिखने में काफी कुछ वैसा लगता है, पर ये एग्जैक्टली वैसा है नहीं। अभी आपको दिख रहा है कैसा लिखा हुआ है मैंने? तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब ये ल जो है इसके नीचे मैं अगर री की मात्रा लगाऊं तो मात्रा तो यहाँ लगेगी। उसमें देखिए क्या हो रहा है, इसकी जो पूंछ है उसी के अंदर से इसको घुमा दिया है थोड़ा, है ना। तो पूंछ में से ही घुमा देंगे तो वो है। अब देखेंगे इसमें इतने क्रॉस क्यों हैं। अब याद कीजिए हमने आपको पहली क्लास में क्या बताया था? पहली में नहीं, दूसरी में क्या बताया था? कि ये जो होता है सर इसका दीर्घ नहीं होता है। बिल्कुल दीर्घ नहीं होता। तो हम जो 3 गुणा 2 कर रहे थे, अब हमें कितना करना होगा? 3 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके कितने हुए? 12। तो इसीलिए इसका जो दीर्घ वाली लाइन है उस पे हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब दिस इज वेरी मच डिबेटेबल कि भाई जिसका एक मात्रिक है और उसका त्रिमात्रिक भी है तो उसका द्विमात्रिक क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गैस कीजिए आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है इसका संभव? भाई जिसको आपको और लंबा खींच के बोलना है, 3 गुना समय तक बोलना है, क्या आप उसको 2 गुने समय तक नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे ना। सर लिखने में भी हम द्विमात्रिक के आगे ही तो प्लुत लगा रहे हैं। हाँ नहीं, लिखने में तो देखिए वहां प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले दिन ही क्लियर किया था कि लिखने में आपको दोनों चीजें मिलती हैं। द्विमात्रिक के आगे भी लगाने वाली किताबें मिल जाएंगी, त्रिमात्रिक के आगे लगाने वाली भी मिल जाएंगी। तो यू डोंट नो कि किसको आपको ठीक मानना है। पहले दिन हमने आपको एक मात्रिक के आगे 3 लिखा हुआ दिखाया था, है ना। पर मैंने आपको क्या कहा था कि हम आपको इसको द्विमात्रिक के आगे लगा के भेजेंगे। अब इसमें अपने अपने लोगों के मत होते हैं, तो जिसका जो मत है वो उसको फॉलो करता है। हमारा पर्सनल मत है कि द्विमात्रिक के आगे लगाना चाहिए, इसलिए हम द्विमात्रिक के आगे लगाते हैं, है ना। सर एक और प्रश्न था कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित सिर्फ स्वरों में होता है? हाँ स्वरों में ही होता है, और किस में होता है? नहीं मतलब व्यंजनों में नहीं होता? नहीं व्यंजन में नहीं होता, ये स्वर का गुण है। जैसे अनुनासिकता हमने आपको बताया था जी कि कुछ व्यंजनों में होता है, लेकिन वो वेद की बात है, यहाँ पे हमने नहीं की थी। मैंने आपको कल की क्लास में क्लियर किया था। हम अपने पूरे कोर्स में कहीं पर भी अनुनासिक को व्यंजन का गुण नहीं मानेंगे। सामान्य फोनेटिक्स, आप मॉडर्न फोनेटिशियंस को बोल देंगे, पाश्चात्य वालों को, वो आपकी बात को हंसी में उड़ा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ होते हैं, लोग उच्चारण भी करते हैं, है ना। पर हमारे इस काम के प्रयोजन में कहीं पर भी वो नहीं आएगा, लोक में है ही नहीं। तो जब जो चीज लोक में नहीं है वो हमारे काम की नहीं है ना। तो जैसे अनुनासिकता केवल इसका गुण है स्वर का, वैसे ही उदात्त अनुदात्त स्वरित केवल स्वर का गुण है। आप अब प्रश्न मुझसे ये कर सकते थे कि जो हम लिखे हुए देखते हैं वेदों में या और जो भी आपके घर में, मान लीजिए अभी आप, बहुत सरल है आपके लिए देखना, वैदिक संहिता सबके घरों में नहीं होती, लेकिन इस समय जिस समय हम ये कर रहे हैं, अभी सावन चल रहा है, आपको रुद्राभिषेक करने वाले लाइन के लाइन घर मिल जाएंगे।
मंदिर मिल जाएंगे जहां चल रहे होंगे, पूरे 1 महीने चलते हैं जगह जगह पे, तब आपको क्या मिलेगा? आप जाइए रुद्राष्टाध्यायी का वहां पाठ हो रहा होगा, जहां भी रुद्राभिषेक हो रहा होगा, आप उसको देखिए किताब को खोल के, आपको ये सारे चिन्ह मिल जाएंगे। इससे ज्यादा मिलेंगे, जो स्पेसिफिकली केवल वैदिक चिन्ह होते हैं वे भी मिलेंगे, है ना। तो उनको पाठ करते हुए देखिए, उनसे पूछिए, प्रयास कीजिए, तो वो आपको अधिक श्रेष्ठ बता पाएंगे, क्योंकि एक तो वो ऑनलाइन मीडियम में नहीं है, प्लस हो सकता है कोई वाकई सीखा हुआ वेद पाठी एक्चुअली हो उन पंडितों में। तो आप इस समय मंदिरों में अगर खोजेंगे तो हो सकता है कोई मिल जाए आपको, कहीं किसी अच्छे गुरुकुल से पढ़ा हुआ, वो बता सकेगा कि इनका उच्चारण कैसे होता है, ये भी बता सकता है। तो अब हम कहाँ थे? अनुदात क्यों नहीं होता? नहीं, अनुदात क्यों नहीं होता पे नहीं थे हम इस पे थे कि इसका दीर्घ क्यों नहीं होता। हाँ, दीर्घ इसलिए नहीं होता क्योंकि भाषा में कहीं भी दीर्घ नहीं मिलता है। अब जिस भाषा का आप व्याकरण लिख रहे हैं, तो हमने आपको क्या लाइन बताई अभी अभी, कोई भी शास्त्र लिखने वाला व्यक्ति लोक में जिस प्रकार से उस विषय की प्रक्रिया उपलब्ध है उसी के लिए नियम बनाएगा। तो जो भाषा लोक में प्रयोग की जा रही है वो उसके लिए नियम बना रहे हैं, है ना। तो कहीं है ही नहीं दीर्घ, वेद में भी नहीं है। तो जब है ही नहीं कहीं, न लोक में न वेद में, तो उसको उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा जी हम नहीं पढ़े, ठीक है। प्लुत वेद में है, तो जहां जो चीज है तो उसको उन्हें, चाहे एक एग्जाम्पल हो तो भी है, तो यदि है तो उन्होंने उसको गिन लिया। जो चीज कहीं नहीं व्याप्त थी उसको उन्होंने छोड़ा कि भाई इसके लिए मुझे कोई व्याकरण का विधान भी नहीं करना है। जो चीज कहीं बोली नहीं जा रही, कहीं लिखी नहीं जा रही, उसके लिए विधान भी क्यों करेंगे। तो ये वैसी बात समझिए जैसे ज साउंड नहीं है हमारे यहाँ, फ साउंड नहीं है हमारे यहाँ, तो जो ध्वनि हमारे यहाँ न लिखित रूप में है, न लौकिक और बोलने में, न वैदिक रूप में है, न किसी रूप में उपलब्ध नहीं है, तो उसका विधान करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए वैयाकरण क्या करते हैं, और उनको करना भी लाघव है, तो वो उसको नहीं गिनेंगे, ठीक। परंतु लोगों का, आचार्यों का ही इस पे मत आता है कि भाई नहीं, इसे गिनना चाहिए था। वाई? बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक जो हम आप अभी बात कर रहे हैं कि भाई जब लुत मात्रा तक बोली जा सकती है तो दीर्घ तो उससे पहले आ रही है ना, वो तो बोली जा, आराम से बोली जा सकती है, बिल्कुल बोली जा सकती है। पर चूंकि जितने शास्त्र लिखे गए व्याकरण आदि के अंदर भी उसका कहीं प्रयोजन नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको ओमिट कर दिया, और कोई इसका कारण संभव नहीं समझ में आता है। तो इसलिए अल्टीमेटली जो जीरोइंग इन होती है वो इसी बात पर होती है कि क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए पाणिनि ने इसको अपने शास्त्र में नहीं गिना है। इतना ही बात, इतनी ही बात है। अब उन्होंने नहीं गिना है, और चूंकि हम पाणिनि शिक्षा को इस समय फॉलो कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। क्या ये साउंड निकल नहीं सकती? निकल सकती है, ठीक है। बहुत सारी साउंड्स हैं जो निकल सकती हैं, पर संस्कृत में है नहीं, तो हम उनको नहीं पढ़ते, उतनी बात है। चलें, तकार में, तू में तकार थकार दकार थकार नकार का ग्रहण हो जाएगा, ल बोलने पर लकार का ग्रहण हो जाएगा, स बोलने पर सकार का ग्रहण हो जाएगा। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ है? दांत। कहाँ है? दांत, जीभ दांत पे आएगी। अब चलिए, उपपद्मानी या नाम औष्ठव। अब उपपद्मा किसको कहते हैं? कल मैं बोल रहा था, किसी ने पूछ लिया था उपपद्मा क्या है, तो मैं बार बार हिंट दे रहा था यही है कि कोई तो होठ बोले, किसी ने होठ नहीं बोला। मैंने मुंह खोला और यहीं पे आगे आगे इशारा किया, यही है, बट नोबडी कुड मेक अ गेस। तब मैंने आपको कहा कि मैं आपको उसी समय बताऊंगा। तो अब देखिए, उपपद्मा किसको कहते हैं? उपपद्मा शब्द ओष्ठ के ही अर्थ में होता है। तो जैसे हमने आपको बोला कि जो चीज जिह्वा मूल से बोली जा रही है उसका नाम क्या है? जिह्वा मूलीय। जो चीज उपपद्मा से बोली जा रही है उसका नाम उपपद्मानी है। उस जो चीज उपपद्मान से बोली जा रही है उसका नाम उपपद्मानी है। जिह्वा मूल से जिह्वा मूलीय, उपपद्मान से उपपद्मानीय। तो इसका नाम होठ, होठ अर्थ में ही उपपद्मान शब्द का भी प्रयोग आता है, ठीक है, डिक्शनरी में। उपपद्मान से जो बोला जा रहा है वो वाला जो विसर्ग का टाइप हो गया एक, जो कि प या फ से पहले आता है, वो भी कहां से बोला जाएगा? होठ से बोला जा रहा है। विसर्ग कहां से था? कंठ से था। जिह्वा मूलीय कहां से था? और पीछे से था, जिह्वा मूल से था। उपपद्मानीय कहां से था? उपपद्मान से था, मतलब होठ से ही था। तो क्या हो गया? उकार बोलने पर 18 प्रकार के उ आ गए, पू बोलने पर प वर्गीय 5 व्यंजन आ गए, पकार, फकार, बकार, ये क्या, ये झकार कैसे हो गया? सॉरी, ये गलत लिखा है, इसको मैं करेक्ट करके दे दूंगा आपको। ये झ लिखा है, सॉरी भ लिखा है, तो मैंने इसको क्या पढ़ा? मैंने झ ही पढ़ा था क्या? पकड़ लिया था। हाँ, ठीक लिखा है।
जो पुरानी वाली स्क्रिप्ट में झ था वैसे। हाँ, पुराने में झ था ना, इसीलिए मैं गलती से झ पड़ गया। झ में एक पूंछ निकल जाती है। आगे जो हमारी ध्यातव्य की स्लाइड्स हैं उसमें आपको वो मिलेगा लिखा हुआ। खैर, तो ये पकार, फकार, बकार, भकार, मकार, ये 5 हो गए पूसे। और ये हमने आपको बता दिया पकार अथवा फकार से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश विसर्ग का वैकल्पिक स्थानापन्न। वैकल्पिक क्यों है? क्योंकि जहां संधि होगी वहीं पर ये आएगा, जहां संधि नहीं होगी वहां पर ये नहीं आएगा। ठीक है, चलें। जिह्वा मूल्य भी हमने आपको बता दिया। तो जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, इस नियम के कारण। तो पकार अथवा खकार से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश विसर्ग का वैकल्पिक स्थानापन्न। ठीक, दोनों का लिपि चिन्ह एक ही है। कल प्रश्न हुआ था कि एक ही क्यों है, तो हमने उत्तर दिया था कि यदि वही चिन्ह क ख से पहले आ रहा है तो आप समझ जाएंगे वो जिह्वा मूल्य है। यदि वही चिन्ह प फ से पहले आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन है, उपदमानी है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अब एक प्रश्न आएगा, आप में से बहुत लोग वकार गलत बोलते होंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग कैमरा ऑन करो जरा, मैं देख सकता हूँ। हाँ भाई, मुंह दिखाओ, थोड़ी रस्म अदायगी करो। सब लोग ऑन करो जो जो कर सकते हो, फटाफट करो जिससे टाइम खत्म खराब ना हो। हाँ, अब सब लोगों को क्या बोलना है? अगर आप, यदि आप अंग्रेजी में अभिभूत हो किसी बात से तो आप क्या बोलेंगे? कोई बहुत अच्छी चीज लगती है आप क्या बोलते हैं? वाओ। हाँ, वाओ। अब बोलिए, सब लोग बारी बारी बोलेंगे अपना अपना कैमरा ऑन करके। स्वप्निल बोलिए वाओ। वाओ। तो आप स्वप्निल, हाँ बोलो वाओ। हाँ, दिशा बोलिए वाओ। रुको, मुंह नहीं दिखा, इधर देखना पड़ेगा। हाँ बोलो वाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। आलेख जी बोले वाओ। बहुत अच्छे। सौरभ जी बोलिए वाओ। सिद्धिदात्री बोलो बेटा वाओ। अच्छे से, थोड़ा लाइट आई पीछे से, मैं होठ नहीं देख पाया, वापस से बोलो। वाओ। वापस बोलो। वाओ। चलो, हाँ, और कौन है? दिव्य बोलो। ये लोग सब अभी कैमरा ऑफ करके खाना खा रहे होंगे। हाँ, कैमरा ऑन करके बोलो, मुझे मुंह देखना है। वाओ। नहीं, ऐसे नहीं बोलना ना, कैमरा। मुझे आपके मुखचंद्र का दर्शन लाभ नहीं हो पा रहा। ऑन है? ऑफ करके ऑन करो। हाँ हाँ, अब आया, मुंह दिखा, बस। अब बोलो, थोड़ा पीछे होके बोलो, तुम्हारे होठ पे तुम्हारा नाम आ रहा है। हाँ बोलो। ओके, अगला कौन है? दिशा ने बोल लिया ना, आलेख जी ने बोली, आयुषी बोली है वाओ। मुंह नहीं दिखा। हाँ, मुंह दिखा के। हाँ, अब बोलो। हाँ, वाओ। ओके, आलेख जी बोल चुके, अर्षा बोल चुकी, हंसी जी बोलिए। लोग गायब हो गए, सब भोजन करने गए हैं। नहीं, बिना मुंह दिखे उच्चारण का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मुंह। सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आई आई, आवाज आ रही थी, कैमरा सर वीडियो ऑन है मेरा। हाँ, आ गया आ गया। वाओ। वाओ। अच्छा, ठीक है। वाओ। कार्तिकेय, कार्तिकेय कैमरा यार प्लीज पहले ऑन कर लो, जिससे इसमें आप लोगों का समय ना जाए ना, क्योंकि डिले हो रहा है कुछ है। हाँ बोलो बेटा। वाओ। वापस बोलो, थोड़ा पास आके बोलो, कैमरे के पास लेके आओ, होठ पास लेके आओ, फिर बोलो। हाँ वाओ। ओके, ठीक है। कौशल, कौशल मोनार्क। वाओ। हाँ, अब बोलो, अब दिखा, मुंह पीछे ले जाओ, नाम आ रहा है होठ पे। वाओ। ठीक है। फॉलो मी। वाओ। हाँ, कहाँ है? अब बोलो, मुंह दिखा। वाओ। प्रिया जी। वाओ।
बोलिए, अब दिख रहा है मुंह, अभी तक नहीं दिख रहा था। वाओ। हाँ संध्या मैम। वाओ। हाँ अब बोलिए, अब दिखा। वाओ। हाँ सौरभ जी हो गए, स्वप्निल जी हो गए, ये तो मैं ही हूँ। वेरोनिका। वाओ। नहीं ऐसे नहीं, कैमरा ऑन करिए। हाँ हाँ से वाओ नाउ। बोलिए। ओके देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट, लेकिन मैंने आपके होठ देख लिए कैसे बने। इट्स ओके कूल। ठीक है, अब देखिए हम में से अधिकतर लोगों ने जो है वो ठीक नहीं बोला, बहुत कम लोग थे जिन्होंने ठीक बोला। अब देखिए दो प्रकार से वह साउंड उत्पन्न हो सकती है। आप सबको पता है, अंग्रेजी के माध्यम से हम इसे थोड़ा समझेंगे। एक होता है वी, एक होता है डब्ल्यू। पता है, सबको मालूम है वी और डब्ल्यू। जो वी की साउंड है वो हमारे यहां है, जो डब्ल्यू की साउंड है वो हमारे यहां नहीं है। ठीक है, तो जो आपका लाइफ जैकेट वाला वेस्ट होता है, वेस्ट होता है वो हमारे यहाँ होता है, लेकिन जो पश्चिम वाला वेस्ट होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है। समझे बात को? तो जो आप वाव बोलते हैं, ये आप हमारे यहाँ की साउंड में नहीं बोलते हैं। अब हम लोग इतना वह बोलते हैं कई बार कि हमें दोनों में भेद नहीं समझ में आता। अब दोनों में भेद समझते हैं क्या है। वैसे ये बताओ, वाव बोल के मजा आया कि नहीं आया? यस आया, मुझे बहुत मजा आया। बताओ क्यों? कौन बताएगा मुझे क्यों मजा आया? क्योंकि हम पारिवारिक भाषा को अपने अपने भाषा में बोल के बिगाड़ रहे हैं, जैसे हम हमारी भाषा। आपने क्लास में सैफ अली खान कर रहे हैं। क्या दिव्य क्या बोले? सैफ अली खान के फैन है। अरे 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 तुम क्या चाहते हो, मैं आत्महत्या कर लूं? देखो ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसी बातें मत बुलवाया करो। हाँ बोलो आलेख जी, आप कुछ अच्छी बात कह रहे थे, मुझे ऐसा लगा। अपनी क्लास में आपकी वाहवाही हो रही है क्लास की। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा कि ये इतने कमबख्त लोग आ गए, मतलब एक्सक्यूज माय वर्ड्स बट स्टिल ये कमबख्ती नहीं तो और क्या है कि एक भी फीडबैक मुझे कोई नहीं देता है। वो फॉर्म बना के रखा हुआ है, उसमें दो दिन लोगों ने लिखा, वो भी 2-3 लोगों ने। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रशंसा करवा लेता हूँ। हालांकि उसमें आपको सिर्फ प्रशंसा नहीं लिखनी है, आप मेरी कमियां उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। पर अभी ऐसे कम सामने बोलने को बोलूंगा, कोई बोलेगा नहीं, तो कम से कम प्रशस्ति तो थोड़ी सुन ली जाए, इसलिए मुझे मजा आया। चलें। पर भैया एक बात है कि अगर हम इतना इवैल्यूएट करेंगे तो फिर हम आपसे सीखेंगे कैसे? अरे 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 ऐसा ना करें, तो कम से कम प्रशंसा ही कर दीजिए, जाके फॉर्म भरिए। प्रिया जी इतनी सुंदर बात आप कहती हैं पर लिखती नहीं हो उसमें। लिखिए तो हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा, हम उसको वेबसाइट बनवा के डलवा देंगे कहीं आपके नाम के साथ, फोटो के साथ। कितना अच्छा लगेगा। ऐसे बोलते हैं आप लोग, उसमें लिख दिया करें थोड़ा, और कमियां विशेष रूप से लिखा करें, क्योंकि उससे हमें हर अगले कोर्स को थोड़ा बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। हमें समझ में आता है कि भाई क्या चीज और दूसरे तरीके से हम पढ़ा सकते थे, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी हमें उसी में पता लगती है ना। तो कोई जरूरी नहीं है आप हर दिन का डालें, पर जिस भी दिन आपको अनुभव हो रहा हो कि आज मुझे कुछ बताना चाहिए, अच्छा बुरा कुछ भी, कोई आवश्यकता अपनी बतानी चाहिए, आप उसमें बताएं। इट हेल्प्स मी अलॉट, है ना, इट मेक्स मी अ बेटर पर्सन, अ बेटर टीचर। तो चलिए अब हम देखते हैं, मजा हो गया। अब मैं अपने खड़ूसपने पे वापस आता हूँ थोड़ा। अब देखिए क्या होगा। हमने परिभाषा से क्या जाना? वकारस्य दंतोष्ठम, है ना, ये जाना। पिछली परिभाषा जो थी वो क्या थी? एक सेकंड, स्लाइड किधर हो जाती है मेरी? हाँ, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ। ओष्ठौ है, द्विवचन का प्रयोग किया है शास्त्रकार ने। किसका प्रयोग किया है? द्विवचन का, मतलब दोनों होठ, दोनों होठ। अब दोनों होठ का प्रयोग तो हो गया, पर वकार नहीं दिखा। यहां पर दिखा कहीं पे उपपद्मानीय या नाम ओष्ठौ, कहीं पर वकार का उल्लेख है। ऊ का है, ऊ का है, उपपद्मानीय का है। यदि हमारी भाषा में ये होता दोनों होठ से बोलने वाला,
तो उस वकार का उल्लेख इसी सूत्र में होता। क्लियर हुआ? तो ये स्पष्ट है कि वकार का उच्चारण, हमारे यहाँ जो वकार है, भारत में जो वकार है, उसका उच्चारण दोनों होठों से नहीं करना है। कहां से करना है? उसका उत्तर मिलता है हमें इस वाले सूत्र में जो हमने अभी ताजा ताजा पढ़ा। हमने क्या पढ़ा जी? वकारस्य दंतोष्ठम पढ़ लिया। तो हमारे मन में क्या स्पष्टता होती है? वकार का उच्चारण स्थान होगा एक तो दंत और दूसरा ओष्ठ। ठीक है? ओष्ठ कौन सा? जब एक ही ओष्ठ की बात हो रही है और अलग से अधर बताना मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर वाले होठ से बोल ही नहीं सकते वह को। सब एक काम करो, कोशिश करो नीचे वाला दांत, कैमरा ऑन करो यार, बार बार बुलवाते हो एक ही बात, छोटे बच्चों की तरह। करो कैमरा ऑन। हाँ, आलेख जी और संध्या मैम सबसे अच्छे लोग हैं, और ये पॉलोमी, ये लोग पूरे टाइम ऑन रखते हैं। बाकी लोग जो हैं वो भूखे आदमी को देख के भी तरस नहीं खाते और अकेले अकेले खाने बैठ जाते हैं कैमरा बंद। देखिए, अब जिनका भी ऑन है वो लोग समझें, अपने नीचे वाले मेरा ऑन आ रहा है ना अभी? हाँ हाँ, आपका आता है। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं अभी का पूछ रही हूँ कि नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ हाँ, अरे आ रहा है, ठीक है, चलें। अब देखिए क्या है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, गलत चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, सबको करनी है। नीचे वाला दांत, ऐसा करो, नीचे वाला दांत, ठीक है, नीचे वाला दांत और ऊपर वाला होठ, इसको मिलाने की कोशिश करो, सब प्रयास करो। ये तो क्या है, ऊपर वाला दांत मिला ना, देखो प्रयास करके भी नहीं कर पा रहे, सोच के करना पड़ेगा। हाँ, ये है। नीचे वाला दांत, ऊपर वाला होठ। अब सब बोलो वाह 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 वाह, बोलो वाह 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 वाह। वह जैसी कोई ध्वनि आ रही है, आ रही है, लेकिन आप ऐसे जब वह बोलेंगे तो आपको लग रहा है कि आप कोई एकाक्षरी गाली दे रहे हैं। एकाक्षरी कोश होते हैं ना हमारे यहाँ पे, एक अक्षर के कोश, जिसमें सारे के सारे एकाक्षरी शब्दों का संग्रह होता है कि क का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है, प का क्या अर्थ है, मी का क्या अर्थ है, नू का क्या अर्थ है, एक एक अक्षर का, एक एक सिलेबल के का क्या अर्थ है। ऐसे कोश है हमारे यहाँ, बहुत सारे कोश है ना। तो अब देखिए, क्या ये एकाक्षरी तो हो रहा है, वह साउंड मानव कंठ से उपज सकती है? वह 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 नहीं, बार बार मैं भी भूल जाता हूँ, ऊपर वाले से करने लगता हूँ। कैसे निकलेगा? नीचे वाला दांत, ऊपर वाला होठ, हाँ ऐसे, वह 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 वह। एकाक्षरी तो हो गया, पर क्या ये ध्वनि ऐसी है जो कोश में डालने योग्य है? नहीं ना। किसी को गरियाना हो तो आप ऐसे बनेंगे, वह चिढ़ा दो, बच्चे चिढ़ाते हैं ना एक दूसरे को करके ऐसे, बस वही चीज है। तो अब ऐसी ध्वनि क्या भाषा में लेके आएंगे? नहीं लाएंगे ना। तो इसलिए नीचे वाले दांत और ऊपर वाले होठ से कोई भी ध्वनि किसी भी भाषा में नहीं होती। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? नीचे वाला दांत और ऊपर वाला होठ नहीं है, इसलिए यहां पर अधर को अलग से स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर सामान्य बुद्धि के, सामान्य विवेक के व्यक्ति से शास्त्रकार इतनी अपेक्षा रख सकता है। गेटिंग द पॉइंट? तो इस पे लड़ाई नहीं करना कभी किसी से जाके कि भाई नहीं, यहाँ तो ओष्ठ लिखा है तो अधर तो नहीं लिखा है, तो हम नीचे वाला होठ नहीं मानेंगे, हम ऊपर वाला मानेंगे। ठीक है? और नीचे के दांत से उच्चारण कभी नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी हो तो जो हमने ऊपर देखा, लितुलसानाम दंता, देखा ना, तो नीचे वाले दांत से उनको सबको टच करके बोलो और फिर ये डिबेट करो कि जीभ तो मेरी नीचे वाले दांतों को छू के बोलती है, जे छे जे झे ने। बोलो सब लोग, नीचे वाले दांतों को छुओ जीभ से और तथा तथा न बोलो, सब लोग बोलो और सुनो अपने आप को कि क्या निकल रहा है मुंह से। वही बच्चे जो चिढ़ाएंगे एक दूसरे को लड़ाई करने के टाइम पे, जे छे जे झे ने। क्यों? क्योंकि ये उच्चारण भी आपका नीचे के दांत से एक्चुअली नहीं हुआ है, क्योंकि ध्वनि निकल ही नहीं पा रही। व्हाई? बिकॉज आपकी जो ओरल कैविटी है वो, आप जब नीचे के दांत से जीभ लगाओगे तो आपके ओरल कैविटी में जो वायु का मार्ग है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जब तक बाधा उत्पन्न नहीं होगी तब तक कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ये कैसा नियम है? जो भारत के मूल वाद्य हैं वे स्ट्रिंग्स वाले हैं, स्ट्रिंग्स वाले हैं ना।
ये भी है, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं हमारे यहाँ, लेकिन जैसे तबला हमारे यहाँ का नहीं है, पर मृदंग हमारे यहाँ का, ढोलक वो हमारे यहाँ का है, तो वो था। लेकिन जो ये धुन जो जिससे बनती है, ये तो ताल वाले होते हैं परकशंस तो, लेकिन जो धुन वाले हैं, जो लय जिससे आपको पता लगती है, वो कैसे हैं? वो सब हमारे मूल जो है वो स्ट्रिंग्स वाले हैं। हारमोनियम हमारे यहाँ का नहीं है ना? तो वो स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं बताइए? ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं ना, उस स्थान पर वाइब्रेट वो कर रही हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं वायु को, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही हैं अपने ऑसिलेशन से, एक प्रकार का। तो यही नियम यहाँ लगता है, जब तक आपकी जीभ से या आपकी ओरल कैविटी में किसी प्रकार का वायु का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होता है, तब तक कोई साउंड विशेष, कोई ध्वनि विशेष उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो हर ध्वनि विशेष को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार की का प्राण आवश्यक है, प्रयत्न आवश्यक है, और क्या आवश्यक है? ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा उत्पन्न होनी चाहिए, उसी से घर्षण होगा, है ना? तो च वर्गीय जो हैं उनको मराठी में जाके संघर्षी हो जाते हैं, हिंदी में संस्कृत में संघर्षी नहीं होते। इसीलिए जो च वर्गीय उच्चारण है वो मराठी में भिन्न होता है। इसीलिए मराठी में हम जैसा ज बोलते हैं वो थोड़ा सा ज जैसा बोलते हैं उधर, है ना? अब यहाँ पे हम आप नहीं कर सकते, मैं अलग गलत तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि हम मराठी लोगों के बीच में भी बैठे हैं, तो मतलब हमारे ही यहाँ पे हिंदी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में और मराठी भाषी क्षेत्र में जो प्रयोग है जकार का, उसकी फोनेटिक्स डिफरेंट है, परंतु म्यूचुअली इंटेलिजिबल भाषा है। एक ही शब्द है जिसको थोड़ा सा ज करके बोल देते हैं, है ना? बोलते हैं ना स्वप्निल? माझा नहीं बोलते, माजा करके बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ जी। तो एक बार मैं किसी व्यक्ति से बोल रहा था, संयोगवश उनका नाम संध्या था, सॉरी संध्या मैम, तो आप मुझसे बड़ी वरिष्ठ हैं पर वो हमसे छोटी थी। उसने मुझे बहुत बुरी तरह से गरिया दिया भाई। मैंने उसको बोला कि हमारी भाषाओं में नहीं होता है, इतना सुनते ही वो बिफर गई, उसने मेरी आगे की बात ही नहीं होने दी। जैसे शास्त्र में कोई बात कही जाती है तो पहले सामान्य नियम बताया जाता है, फिर अपवाद बताया जाता है, ऐसा होता है, इसको छोड़कर ऐसे बताया जाता है ना? शास्त्र का सूत्र शैली में ऐसे ही बताया जाता है। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बोल दिया आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने कहा ठीक है, अब क्या बोलने, वो तो मैं मुझे बोल के चली गई। तो मुझे बोलना था कि सभी भारतीय भाषाओं में जकार का जकार उच्चारण होता है, मराठी को छोड़कर, ठीक है? तो ये हमारी क्या है, अभी समझ में आया कि हम इंडिक फोनेटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं। अलग से हम आपको एक एक भाषा की फोनेटिक्स समझाने नहीं बैठेंगे, संस्कृत के आश्रय में ही अपवाद स्वरूप आपको एक एक भाषा के बारे में बता दिया, ठीक है? तो जो च वर्ग है उसका एक वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण तो क्या है, तालव्य है, परंतु एक वर्गीकरण और क्या है, संघर्षी। कौन है? संघर्षी। ये संघर्षी कौन है? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, ये संघर्षी क्या है? जिसको बोल उच्चारण करने में जिसका घर्षण अधिक हो, फ्रिक्शन अधिक हो, तो वो कौन होते हैं? वे होते हैं उष्ण व्यंजन, श श स। इनको बोलने में वायु जो है उसका फ्रिक्शन आपके मुख गुहा में जो अवयव हैं उनसे बहुत अधिक होता है। बात आई समझ में सबको? गर्दन हिला के बोल दो, स्वप्निल के अलावा, उसको आती है मैं पहले से, और कोई बोलो। हाँ, तो घर्षण किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है? बाधा का भाव जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो, तो वो अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए श श स इनको बोलने में जो आपका प्राण बाहर आ रहा है, प्राण ऊर्जा का घर्षण आपके मुख की गुहा के अंदर जो अवयव अवस्थित हैं, जो स्थित हैं, उनसे अधिक हो रहा है और घिसते हुए आ रहे हैं, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है? संघर्ष को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इसीलिए श श स को संघर्षी भी कहा जाता है। मराठी में च वर्ग को भी संघर्षी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? क्यों? क्योंकि उन तालव्य तो हैं परंतु उच्चारण में संघर्ष हो जाता है, थोड़ा घर्षण अधिक हो जाता है, इस कारण से संघर्ष, ठीक है? गर्दन हिला दो भाई। हाँ ठीक, सबका हाँ भी अलग होता है, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे। चलिए, तो अब हमें यह समझ में आ गया कि वकार में दंतोष्ठम में हमें कौन सा दांत और कौन सा ओष्ठ लेना था, और जब हम ऋतुलसानाम दंता की बात कर रहे थे तब हमें ऊपर वाले दांत ही लेने थे,
पर हमारी बात कहाँ पे गड़बड़ाई, ये संघर्षी बीच में घुस गया। देखिए बताते बताते हम कहाँ थे कि नीचे वाले दांत को स्पर्श करके नहीं बोल सकते, यही थे ना। लेकिन फिर भी देखिए कोई ध्वनि तो निकल रही थी, जय 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 जय। वो क्या हो रहा था, एक्चुअली जो करण है वहां पर त थ द ध न में जो करण है, उच्चारण स्थान दंत है, परंतु करण क्या है, जिह्वाग्र है। जीभ के 4 भाग कर लो, जिह्वा का अंतिम भाग जिह्वा मूल, दूसरा भाग कौन सा हुआ, अंतिम भाग मतलब जहां से जीभ आ रही है, जिह्वा का मूल है, तो जिह्वा मूल हुआ। 1 मिनट पहले में बात पूरी करके आते हैं, वरना फिर मैं भूल जाता हूँ ना बार बार, आपने देख लिया इतने दिन में, मैं फिर भूल गया क्या बोला था अभी अभी। जिह्वा के 4 भाग करने हैं। हाँ, जिह्वा मूल। हाँ, जिह्वा के 4 भाग होते हैं, ये आगे आएगा, पर अब प्रसंग आ गया तो हम अभी बता रहे हैं। जिह्वा के 4 भाग होते हैं। जिह्वा पूरी क्या है, करण है। जिह्वा और नीचे वाला होठ क्या है, अधर क्या है, करण है। ठीक, करण मतलब जो हिलेगा तो आवाज आएगी, जिसको छुएगा वो स्थान है, जो छुएगा वो क्या है, करण है, जिसको छुएगा जहां छुएगा वह क्या है, स्थान है। समझ में आई बात। तो क्या होता है, अब इस होठ तो पूरा होठ यहां से आगे से ही छुएगा, और कहां से बेचारा छुएगा, होठ में तो ये कर नहीं सकते कि नहीं यहां से छुएंगे, होठ को ऐसे खोल के इसके अंदर से छुएंगे, इतना तो मेहनत कर नहीं पाएंगे हम, है ना। लेकिन जिह्वा के 4 भाग करेंगे। जिह्वा का जहां से बिगिनिंग होती है, जहां से उत्स है, वह है जिह्वा मूल, फिर है जिह्वा मध्य। ठीक, अब मध्य का मतलब एकदम मध्य मत समझ लेना, वहां पे तो केवल एक ही चीज का प्रवेश होता है, भोजन और पानी का, उतना बीच के जीभ से आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जीभ का जिस मैक्सिमम बीच के हिस्से से आप नेचुरली स्पर्श करते हैं, वही भाग जो है जिह्वा मध्य कहलाता है। स्पष्ट हुआ। फिर होता है, अच्छा अब फिर वाला मत समझो, बाद वाला पहले समझो। ये टिप ऑफ द टंग, सबसे आगे की कोना, पॉइंट, वो क्या है, जिह्वाग्र, जिह्वा का अग्र भाग, संधि हो गई जिह्वा धन अग्र, जिह्वाग्र। समझे समझे। अब जो अग्र के बगल में होगा, अग्र के पास में है जो भाग, अग्र के जस्ट नेक्स्ट, मध्य के बाद में है, मध्य और अग्र के बीच में है, लेकिन उसका नाम क्या है, उपाग्र, जिह्वोपाग्र, जिह्वा का उपाग्र। उपाग्र, उप मतलब होता है समीप, ठीक है। तो जो उपासना शब्द है वो क्या है, देवता के समीप आसन में बैठना, उपासना। उपवेश, जो हम बैठक करते हैं, यदि अभी हम अपनी फिजिकल क्लास में होते तो हम क्या करते, हम उपवेश करते, इसीलिए गुरु के समीप बैठकर जो अध्ययन किया जाता था उसको क्या बोलते थे, उपवेश। ठीक है, उप मतलब समीप, सामीप्य। तो जिह्वा का अब उपांत्य, बिल्कुल। अभी देखो मराठी में जब ये इतनी प्यारी संस्कृत निष्ठता आती है ना, एकदम मतलब क्या ही बताएं, प्यार हो जाता है। तो उपांत्य, अंत के निकट वाला, उपवास, बिल्कुल देवता के निकटवास। कठिन नियम होते हैं, भूमि शयन करना है, देवालय में ही सोना है, इसीलिए उपवास है। ठीक है, और क्या है, उपधा एक शब्द आता है, खैर छोड़ो अब उसको, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उप समझ गए, तो ये क्या है, जिह्वाग्र, और पीछे क्या है, जिह्वोपाग्र। वो क्यों हो गया, क्योंकि गुण संधि हो गई, जिह्वा धन उपाग्र, जिह्वोपाग्र। जिह्वाग्र में क्या हुआ है, दीर्घ संधि हुई है, जिह्वा धन अग्र, जिह्वाग्र। हो गया स्पष्ट। ठीक, तो अब हमने जब नीचे वाले दांत से छू करके त वर्गीय व्यंजनों को बोलने का प्रयास किया, तो हम बोल क्यों पा रहे हैं, क्या हम नीचे वाले से उच्चारण कर रहे हैं, नहीं। क्या हो रहा है, क्योंकि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना, हम बलपूर्वक कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो बेचारी जीभ हमारी बात पे बंद के एक्ट कर रही है बस, तो उसका जो उपाग्र है वो ऊपर वाले दांत को छू रहा है, तो वैसी मिलती जुलती कोई बड़ी काठिन्यपूर्ण ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, ठीक है, समझ में आया। तो एक्चुअली हुआ क्या है, जिह्वोपाग्र आपके ऊपर के दंत को छू रहा है, लेकिन वहां पर वो अभीष्ट करण नहीं है, स्थान तो अभीष्ट है लेकिन करण अभीष्ट नहीं है। तो दोनों के संयोग से ही, दोनों के उचित संयोग से ही शुद्ध उच्चारण का संभव हो पाता है। समझ गए सब लोग। तो जो हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें जिह्वोपाग्र ने ऊपर के 2 दांतों को छुआ, इसलिए वो विकृत सी ध्वनि आई। अब कुछ ना कुछ प्रयास करोगे तो अभी हम नीचे वाले दांत और ऊपर वाले होठ को मिला के भी तो व कर रहे थे ना, व कर रहे थे ना। तो ये सब ध्वनियां कैसी हैं, कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिनका लोक में प्रयोग केवल चिढ़ाने गरियाने के लिए होता है,
उनको आप स्थान नहीं दे सकते भाषा में। क्यों? क्योंकि सहज उच्चारण नहीं है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो अब देखो, अंग्रेजी में जब आप वह बोलेंगे तो दो प्रकार का वह। हमारे यहाँ की भाषाओं में कौन सा वह है? एकमात्र वह है, ऊपर वाला दांत नीचे वाला होठ। अब देखो, जो आप लोगों ने वाव बोला वो आप डब्लू वाला बोल रहे थे, इसीलिए जब हम लिप्यंतरण आगे सीखेंगे तो उसमें क्या आएगा, व को जब लिप्यंतरित करना है, ट्रांसलिटरेट करना है, तो आपके पास में कौन सा आता है स्टैंडर्ड आईएएसटी में? वी का चिन्ह जो है रोमन लैटिन का, वो आता है ना, डब्लू का नहीं होता है। आप में से जितने भी लोगों ने संस्कृत के ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे हुए पढ़े होंगे, तो उसमें जहां भी आपको लिप्यंतरित शब्द मिल रहे हैं, जहां पे भी आपको डायरेक्ट कोटेशन करके कुछ बताया जा रहा है लेकिन लिपि उसकी भिन्न है, वो आईएएसटी को फॉलो करते हैं जनरली, तो उसमें आपको वी लेटर मिलेगा, डब्लू कहीं भी नहीं मिलेगा, एक भी स्थान पर नहीं मिलेगा। यदि कोई आजकल का आदमी डब्लू का प्रयोग कर रहा हो तो समझ लीजिएगा अनपढ़ है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके छाप रहा है, उसको आता नहीं है। ठीक है, तो डब्लू आपको नहीं मिलता। आजकल कुछ लोग हम देखते हैं जो डब्लू का प्रयोग करते हैं लिप्यंतरण में, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो ध्वनि है ही नहीं। ठीक, तो अब आप जो वाव बोल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसको बोलना भी अब गया हम सीखेंगे। वो कैसे बोल रहे हैं देखिए, वापस से अब सब लोग बोलिए वाव, अपने आप बोलिए और समझिए आपके होठ कैसे हैं। वाव, आपके दो होठ ऐसे गोल बनते हैं और आप दोनों होठों से ही उसका उच्चारण करते हैं। वाव वाव वाव, ये कर रहे हैं अंग्रेजी वाला वाव। अब मैं अगर आपको बोलूं हिंदी में वही वाव बोलो, तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा? वाव वाव वाव। तो जो आप में से गुजराती हैं, जो अहमदाबाद के हैं, वो क्या देखने जाते हैं? वो अडालजनी वाव देखने जाते हैं, वो अडालजनी वाव देखने नहीं जाते हैं। क्या देखने जाते हैं अडालज में? वाव देखने जाते हैं। कहाँ गई मोनार्क, मुंह दिखाइए भाई, अडालज में क्या देखने जाती हैं? हाँ स्वप्निल, मराठी में भी एक वाव है, वाव माने स्कोप। देखो हमारी शब्द संपदा में इन्होंने थोड़ी वृद्धि करवा दी, धन्यवाद। लेकिन अब हम सुनेंगे जो अडालज के बगल में रहती हैं उनसे कि वहां पर वाव है या वाव है। बताइए भाई मोनार्क। वाव है। क्या है आपके यहाँ? वाव। वाव है, वाव तो नहीं है कहीं, कोई बोलता है वहां पे? देखिएगा, जो कोई गुजराती वहां पर हो जो कि अंग्रेजी से ज्यादा डसा हुआ हो, वो जबरदस्ती बोलेगा हम तो आज अडालजनी वाव में गए थे। वाव में ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी के डसे लोग जब अपनी भाषा में बात करते हैं। तो आप ये समझिए कि आपके आसपास अंग्रेजी से डसे हुए कौन व्यक्ति हैं, इसका एक टेस्ट है। एक तो उनसे च छ ज झ ज बुलवाइए, तो बोलेंगे च छ ज झ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, दक्षिणी दिल्ली में महिलाएं कैसे बोलती हैं? ऐसे ही बोलती हैं ना। दक्षिणी मुंबई में भी लोग महिलाएं ऐसे बोलती हैं, दक्षिणी कलकत्ते में, ये जितने महानगरों में दक्षिण का स्थान है वहां पता नहीं कौन सा रोग हो जाता है। आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं लाइट करके आपको बता रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन है, आपको मिलेगा। जहां पे लोग बोलते हैं ना भैया गोलगप्पा देना, गप्पा भी नहीं बोलते, गोलगप्पा बोलते हैं नॉर्मल, बेचारे दुत्थु भी नहीं कर पाते। भैया गोलगप्पा देना, गप्पा, भैया भी नहीं बोलते, भैया बोलते हैं। दक्षिण दिल्ली में देखा है आपने? हमने बहुत देखा है। तो दक्षिण मुंबई में भी ऐसे ही होता है। तो जितने ये दक्षिण दिल्ली, दक्षिण मुंबई, दक्षिण कोलकाता के लोग होंगे, मतलब आप में से हो कोई तो क्षमा के साथ में जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, वो कैसे होता है वहां पे, विशेष रूप से महिला वर्ग में। नो ऑफेंस टू एनी महिला। तो क्या हो जाएगा, च छ ज झ जो है वो हो जाएगा च छ ज छ। ठीक है, ट ठ ड ढ जो है वो हो जाएगा च छ ज छ। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और जो व है वो हो जाएगा व। समझ गए? तो कोई टूरिस्ट अगर गुजरात जाके अडालजनी वाव देख के आए तो उसको पूछे भाई नागपंचमी में सांप ने डस लिया था, आ जाए ना, अंग्रेजी के सांप ने डसा होगा। चलो समझ में आ गया? बहुत लंबा चला हमारा वकार प्रकरण, लेकिन अब ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अब देखिए अगला, नासिकानुस्वारस्य। क्या है? नासिकानुस्वारस्य। अब हम कौन सा स्थान पढ़ रहे हैं? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमने क्या पढ़ा? ओरल कैविटी वाज इन यूज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? नेजल कैविटी एज वेल। ठीक है, तो अनुस्वार जो है, तो इसकी परिभाषा कैसे बताई जाती है? जो अयोगवाह, जो बिंदी वाला डॉट है, बिंदी वाला डॉट है, वो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चंद्र बिंदु की, चंद्र बिंदु की तो हम ऊपर करा है, वो है नेजल, उसमें भी नेजल कैविटी से, जो हमने बोला था आपको कि आ बोलो, तो वो जो गुण हमने बताया था क्या था? स्वरों का गुण अनुनासिकता वाला,
चंद्र बिंदु लगाने वाला, वो क्या था? अनुनासिक चिन्ह था। चंद्र बिंदु इज व्हाट? अनुनासिक। उसमें नासिका का प्रयोग हम बात करके आ चुके हैं। ठीक, अब यहां पर हम अनुस्वार के बारे में बात कर रहे हैं, जो सिंपल डॉट है। सिंपल डॉट है, उसको कैसे समझते हैं? वो म नहीं है, वो न भी नहीं है। आपको दक्षिण में जो मिलेगा वो न मिलेगा कहीं कहीं इसका उच्चारण दाक्षिणात्यों में। इसीलिए जो श्रीनिवासन, रंगनाथन, ये जो अंत में न होते हैं, ये उसी का विकृत रूप होता है। ठीक है, वही बिगड़ के धीरे धीरे कालक्रम में ऐसा हो गया है। तो मकार अथवा नकार का जो विकृत उच्चारण है, उसके सदृश जो अयोगवा है, तो अयोगवा कौन से थे? दो थे ना, विसर्ग और अनुस्वार, दो प्रकार के थे। विसर्ग की हमने बात कर ली, उसके सदृश जिह्वा मूलीय की भी बात कर ली, उसके सदृश उपदमानीय की भी बात कर ली। अब जो मकार और नकार के सदृश एक अयोगवा है, वो है कौन सा? ये है। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह जो आप देखते हैं, उसका उच्चारण करेंगे। बोलो, कुछ भी बोलो। अब जैसे स्वप्निल में तो न आ गया ना, और कोई है जिसमें नहीं आता हो? मुनार्क में भी आ गया। कोई ऐसा जिसमें पंचमाक्षर ना आता हो किसी का नाम? दिव्य, हाँ, दिव्य के नाम में नहीं आता, आलेख के नाम में नहीं आता। तो अब क्या हुआ? बोलो दिव्यम, नाक से हवा आएगी जब मुंह आएगा। बोलो आलेखम, बोलो सौरभम, है ना? आया, अंत में हमने अगर अनुस्वार लगाया तो आया। ठीक है, तो ये अनुस्वार जो है, ये मकार नहीं है, नकार नहीं है, उनके सदृश अयोगवा। ये कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, समय हो गया है। अभी बस इतना समझिए, बाद में बात करेंगे। और फिर क्या है? ञम गणनानाम नासिका च, ञम गणनानाम नासिका च। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें नासिका है और बाकी नहीं है। ऊपर हम कू चू टू तू पू करके आए हैं ना, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो कू के अंदर पंचमाक्षर आ गया, न आया है, उसमें भी है इंक्लूडेड। इचु यशा नाम में चू आया तो पूरा च वर्ग आया, च छ ज झ ञ आ चुका। ऋतुलसा नाम में तू आ गया तो क्या आया? द थ द ध न आ गया, है ना, नकार आ गया। ऐसे ही ट ठ ढ ढ न ऋतुरसा नाम में आ गया। ठीक है, फिर क्या आया? प फ ब भ म में क्या था? सूत्र बताइए, लिखा होगा आपने, उपूपधमानीया नाम, उपूपधमानीया नाम, है ना? उसमें भी ऊ में क्या आ गया? ऊ में क्या आया? ब फ ब भ म का मकार आ गया। ठीक, तो ये पांचों अक्षर जो हैं वो अपने अपने स्थान से बोले जा रहे हैं, लेकिन आगे सूत्र क्या कहता है? नासिका च, च मीन्स व्हाट? और, तथा। ठीक है, एवं, ये अर्थ हुआ च का। तो क्या हुआ? नासिका भी है, इनका स्थान नासिका भी है। जो स्थान है वो तो है, तो उस ओरल कैविटी पे ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा और वहां से आएगा। ठीक, दूसरा क्या है? जब आप इन पांच को बोलोगे, बोलो सब लोग, नाक के आगे उंगली रख लो, वही टेस्ट। नेजल कैविटी आ रही है, नाक का रोल आ जाएगा। अब बोलो सबके पंचमाक्षर, न, न, म, न, न, सब में हो रहा है ना? उंगली गीली हुई सबकी, तो वही लॉजिक है। अब देखिए, ए दई तो कंठ तालु, ए और ऐ बोलते हैं तो कंठ तालु का प्रयोग होता है। चलिए ये पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, आप में से किसी का अभ्यास रह गया था तो बता दीजिए। 12-16 ही लोग बचे हैं आप में से, तो जिसका भी रह गया हो वो बता दें, अभी वो करेंगे, फिर हम सब। मेरा रहा था सर, मैं लेट ज्वाइन। अच्छा ठीक है जी, एक सेकंड दीजिए मुझे।